शाहरुख इज अ वंडरफुल परफॉर्मर, बट वो उतने अच्छे एक्टर नहीं है। ये आदमी पर्दे का गेम जानता है। और एक बड़ा कमाल का उन्होंने एक बात कही थी कि आई एम द लास्ट सुपरस्टार। आपको लगता है कि आज शाहरुख साहब को भी कुछ ऐसे किरदार निभाने की आवश्यकता है? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पंकज में कुछ अलग बात है और एक दिन ये उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां पर आज है। वो क्या बात थी जो आपने पकड़ी? पंकज भाई के अंदर में दयालुपन बहुत। वो रात, जिस रात में आप लोगों ने साथ बिताया और एक ट्रेन का सफर किया, वो मुझे लगता है बड़ा एक इंटरेस्टिंग है और नौजवानों को जरूर जाना चाहिए। सही कह रहे हैं। तो मैं बनारस से टिकट करवाया था दिल्ली का, तो टिकट मेरा कंफर्म नहीं हो पाया था। तो मेरी एक आदत है, जब टिकट कंफर्म नहीं होता है ना, तो जितने 10-12 बोगी हैं एक बार टहलते हैं। तो पंकज भाई दिख गए। हम बोले कहाँ? बोले यही। कुछ देर बाद पता चला कि इनका भी कंफर्म नहीं। वो जो गेट जहाँ घुसते हैं ना बोगी में, वहाँ पे बैठ गए हैं दोनों भाई, इधर मैं उधर बैठा हूँ। भाई अगर हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा ना तो ये रात याद रहेगा। बोला हाँ बात तो सही कर रहे हैं। वो किसी सीनियर के साथ आपका कोई ऐसा अनुभव रहा हो? नसीर सर के बारे में बताइए प्लीज। मतलब ऑडियंस में बैठे हैं, हम लोग को सबको पता है। मतलब इतने बड़े अभिनेता ऑडियंस में हैं तो सारे लोग अपने जोश में हैं। मतलब क्या आपके अभिनय की प्रशंसा कर रहे थे? अभिनय की प्रशंसा कर रहे थे निखिल भाई। यू नो निखिल मुंबईया भाषा को तो गाय सियाना एक्टर, इसको पता है ऑडियंस को क्या चाहिए। अरे शाहरुख विजय है, हाँ बुलाओ बुलाओ, बड़ा नाम सुने हैं। अरे फिर काले शर्ट पैंट में थे सर, ऐसा लगा जैसे कि मतलब भगवान साक्षात आपके सामने हो। इतना बड़ा एक्टर गले लग रहे हैं। काफी 2-2.5 घंटा तक मैं उनके सामने ऐसे बैठा रहा। वो कहानी बताने लगे। एनएलडी में मेरे पापा का मेस था। कहानी सुनाते सुनाते सर इमोशनल हो गए। शाहरुख की बात कर रहे हैं? शाहरुख सर की। उनका कहने का मतलब था कि जब हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम अपने मम्मी पापा को अच्छे से इलाज नहीं करवा पाए। अब पैसे हैं तो मम्मी पापा नहीं। हाँ, वही बड़ी कमाल की बात है जो शाहरुख के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी आपको अपना बना लेते हैं। हजारीबाग झारखंड के एक छोटे से गांव के एक कच्चे से बच्चे की आंखों में किसी ने नाटक के बीज बो दिए। जिन बीजों को लगातार पानी मिलता रहता है वो एक दिन घने वृक्ष बन जाते हैं। हमारे बीच में एक ऐसे ही घने वृक्ष, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने तीनों ही विधा में, मैं नाटक, टीवी और सिनेमा तीनों की बात कर रहा हूँ, तीनों में एक अपना प्रखर स्थान बनाया है। बियॉन्ड द फ्रेम विद अविनाश में मैं स्वागत करता हूं प्रख्यात कलाकार विजय सिंह का। विजय बाबू, एक तो आपका बहुत बहुत स्वागत। मुख्य रूप से जो अभिनेता बनने का एक विषय आपके मन में आया और आपको लगा कि मेरे जीविकोपार्जन में यही एक ऐसा काम है जिसको मैं सबसे अच्छी तरीके से निभा सकता हूँ, ये पहला ख्याल, और मुझे लगता है उसके पहले की भी जो आपकी बुनियादी यात्रा है उसके बारे में आप कुछ जरूर बताएं। ये बचपन से एक चीज बीज पड़ गया था कि जब जैसे होश संभला कि यार कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। क्योंकि आपने जैसे कहा कि गांव में पैदाइश हुई, बिजली भी नहीं था, लालटेन जला के पढ़ते थे। लालटेन भी जिसके यहाँ वो रईस आदमी है ढिवरी, तो लालटेन आसपास का माहौल, गरीबी, भूखमरी, तो लगा कुछ बड़ा बड़ा काम करना है। क्या करना है ये बिल्कुल पता नहीं था, बड़ा करना है, कुछ नौकरी टाइप से कुछ बड़ा। तो हमारे गांव में एक बंगाली चांदसी आए, एसके दत्ता उनका नाम था। तो हमारे गांव के बगल में एक बनिया टोली करके गांव है, जहां बहुत पहले से दादाजी के जमाने से लक्ष्मी पूजा होता है। लक्ष्मी पूजा में 2 दिन वो लोग ड्रामा करते थे, उसमें बीच बीच में नाच भी होता है। पूरा मतलब 9-10 बजे रात से शुरू होगा, सुबह 4 बजे तक। उस समय टीवी था नहीं गाँव में, मनोरंजन का एकमात्र साधन वही सब था। दूर दूर से गाँव 10-10 किलोमीटर से लाठी लालटेन और लेके झुंड में लोग आते थे, अपना चटाई वटाई लगा के बिछा के, और पूरा रात भर चलता था। ऑडियंस 10 से 12 हजार। नाटक ड्रामा बोलते थे, ड्रामा देखने के लिए। पेट्रोमैक्स में जब हमको याद है, जब शुरुआत हुई थी तो जनरेटर और ट्यूबलाइट ये सब ने पेट्रोमैक्स, मतलब कलाकार बोलते बोलते लगा कि तो उसको हवा दे रहा। तो 83 में हम 8 साल के थे। तो एसके दत्ता, तो वो लोग बनिया टोली वाले ने सोचा कि दोनों दिन हम लोग न करके एक दिन मेरे गांव वाले को लय सुकुवार, क्योंकि हमारा गांव जो है आसपास में काफी प्रबुद्ध माना जाता है, पढ़े लिखे लोग।
थे बनिस्पत और गाँव से। तो हमारे गाँव को जिम्मा मिला कि एक दिन आप लोग को ड्रामा करना है। तो बाबूजी का थोड़ा बहुत नाम है आस-पास में, कोई भी आता है बाहर से तो ये तो जो चांसी थे उनकी छत्र छाया में रहते थे। तो उसने चांसी जो एसके दत्ता बोले थे, तुम करोगे ड्रामा? रिहर्सल करते थे, देखते थे तो लगता था कुछ तो अलग है गुरु, ये मजेदार है। बोले हाँ करेंगे। तो हमारे गांव में एक नरेश मिश्र थे। इनफैक्ट जो पहली बार हम स्टेज पे उतरे थे, ड्रामा का पार्ट नहीं था, जैसे एक सीन हुआ ड्रामा का, फिर एक कॉमिक होगा, कुछ भी इम्प्रोवाइज करके 10-15 मिनट का, और उसके बाद डांस होगा, फिर एक सीन होगा, इस तरह से चलता था। तो उस समय गांव में ना एक लिट्टन गलगलिया था जो अपने मंकी को, बंदर को लेके घूमता था, और वो बंदर से मतलब आपको इंटरटेन कर, सास बहू कैसे लड़ाई करता है तो वो बंदर गुलाटी मार के दिखाता था। तो सोचिए उस समय नरेश मिश्र का इमेजिनेशन में कि वो बने थे बंदर वाले, और मुझे बंदर बना दिया। मैं पहला एक्टिंग जो किया था वो बंदर का ही किया था। वो देखा था मैं उसका, उस बंदर का खेल बहुत बार गांव में देखे थे। उस बंदर वाले का नाम भी पता है, लिटना नाम था, दुबला पतला सा आदमी। तो वो हम किए उसका एक्ट, बंदर का डायलॉग्स नहीं, वो जो नरेश मिश्र बोलते थे वो कैसे होता है ऐसे होता है, तो गुलाटी मार मार के वो किए। तो फिर मेरे बाबूजी जुआ पे बैठे थे, हमेशा नहीं खेलते लेकिन दीपावली में 8-10 दिन खेलते हैं। तो उनको अड्डे पे पता चला कि मैं ड्रामा में काम किया हूँ, लोगों ने खूब वाहवाही की, तो जितना बालूशाही समोसा था सब बंटवा दिए। मजाक है, फन्ना सिंह के तो एक बेटा। बंदर की जो भूमिका आपने हाँ, बचपन में की, हाँ, एक तरह का माइम मैं कहूँगा, जी, ये आपने किया, और वहाँ से जो आपको पब्लिक की तालियाँ मिली, हाँ। उसने आपके अंदर के कलाकार को एक तो सबसे पहले संतुष्ट किया। हाँ, आपको लगा कि यार ये हमको नहीं कैसी। पता कलाकार, लेकिन हाँ, हमको लगा कि अरे यार ये तो जिधर जाए यही हाँ, वो लड़का था, हाँ, अरे यही तो था। दूसरे हाँ, दिन मेला लगता था गाँव में, जी। मेला में भी सब बोल रहे हैं यही तो बंदर बना था। हाँ, तो वो हमको जो ये अच्छा है। तालियाँ और जो आपको लगातार हाँ, एक प्रसिद्धि मिल रही थी, एक सम्मोहन हो। एक हाँ, तो उससे आपको लगा कि ये एक ऐसी विधा है, हाँ, इसमें लोग बड़ा आकर्षित हो जाते हैं, हाँ, लोग आपको बहुत एप्रिशिएट करते हैं। तो कहीं न कहीं एक कलाकार बनने का और जनता से जो प्यार पाने का आपको हाँ, लगा एक अच्छा माध्यम हो हाँ, सकता है, और वहाँ से धीरे-धीरे आपकी यात्रा हुई। ये तो बुनियादी ख्वाहिश रही। लेकिन इसको जब आपने ये सोचा कि मैं इस विधा को पूरी तरीके से सीखूँगा भी, और अभिनय के जो अलग-अलग आयाम हैं, जो डायमेंशन जी, है, उसको मैं एक विधिवत तरीके से उसकी शिक्षा लूँगा। ये जो विचार आपके दिमाग में कब आया और उसको मैं प्रोफ़ेशन बनाऊँगा अपना? जी। तो ये सब चलता रहा, 8वीं क्लास तक गाँव में पढ़े, और हम ऐसे स्टूडेंट थे 9th क्लास आधा पढ़े गाँव में, बिहार बोर्ड था उस समय। उसी समय चाचा जी की नौकरी लगी डीएवी पब्लिक स्कूल में, तो मैं उनके साथ चला गया। डीएवी खलारी में 9th में एडमिशन भी बड़े मचमच से हुआ। प्रिंसिपल सर को लग मैं साइज में तो था, हुँ, उनको लगता है 9th में है ये, हुँ, साइड में तुम सच बोलो 9th में हो? बोले हुँ, हाँ सर 9वीं क्लास में पढ़ते हैं। हुँ, क्लास में स्कूल में टॉपर थे, हुँ, क्योंकि अधो में कान्हा राजा। हुँ, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम था वो, हुँ, तो फिर मेरे चाचा जी को प्रिंसिपल ने बोला कि हम एडमिशन लेंगे, लेकिन इसको ना 100 मार्क्स का टेस्ट लेंगे। हुँ, तो बच्चों को क्लास में बैठा के टेस्ट लिया गया, निकल गए टेस्ट में, तो एडमिशन हुआ। हुँ, तो 92 में मैट्रिक पास की, 92 में रांची चले गए। रांची गए, वहाँ मारवाड़ी कॉलेज में एडमिशन हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। 94 में रिजल्ट आया, तो फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन होने वाला था। तो लगा अरे यार मैं क्या कहा, ड्रामा तब तक चलता रहा है स्कूल में, गाँव में। डीएवी स्कूल में एक बार प्रेमचंद की कहानी की थी, नमक का दारोगा, हुँ, उसमें वो हल्कू हवलदार का रोल किए थे। हुँ, तो हुँ, जो चीज़ हम सोचे नहीं थे ना, हुँ, माँ कसम बोल रहे हैं, हम सोचे नहीं थे, वो चीज़ स्टेज पे हो गया था। कि हुँ, वो बोलता है कि इसको गिरफ्तार करो, वो जमींदार को। हुँ, हम मतलब उस समय सोच रहे कि मैं छोटा-सा हवलदार इतने बड़े जमींदार को कैसे गिरफ्तार, तो कॉन्फ्लिक्ट बाद में वो सब पता चला, इसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। कभी मैं दरोगा को देख रहा हूँ, कभी उसको देख रहा हूँ, मैं इतने बड़े आदमी को तो 2-3 बार डाँटता है कि मैं उसको गिरफ्तार करता हूँ, तो लोग तालियाँ बजाए। अभिनय का जो ग्रामर है, हाँ, वो ग्रामर आपको बाद में समझ में आया, बाद में समझ लेकिन में वो आया। मूल से आपके अंदर था, वो कहीं हाँ, आप उसको अंदर से आपने जज़्ब किया था, हाँ, और वो आपकी परफ़ॉर्मेंस में दिखता था। जी, तो ये जो फिर आपको एक लगा कि नहीं, नहीं, ये इतनी सारी चीज़ें मेरे अंदर है, मुझे इसको सीखना चाहिए। और जो भारत में कहा जाता है कि अभिनय का सबसे बड़ा स्कूल है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसकी तरफ आप धीरे-धीरे आप बढ़ने लगे। वो मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग आपकी ज़िंदगी का एक मोड़ है, बिल्कुल। जिसने पूरे आपके व्यक्तित्व को और आज जहाँ पर आप खड़े हैं, उसमें एक बहुत बड़ी आधार भूमिका, एक फाउंडेशन का काम किया। वो बड़ा दिलचस्प कहानी, वो आप बताएँ? जी, तो 94 में हम 2-3 महीने सोचने के बाद सोचे कि यार यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? तो याद आया कि अरे यार लोग कहते हैं तुम एक्टिंग भी अच्छा करते हो, एक्टर अच्छे हो। हम बोले क्यों ना बना जाए एक्टर? हुँ, लेकिन समस्या ये है कि कैसे बना जाए? तो राइट। उसी समय रांची एक्सप्रेस में एक कॉलम आता था लोकवाणी करके, हुँ, हुँ, तो एक अशोक सर थे, अब तो गुज़र गए बेचारे, लिखते भी थे, हुँ, नाटक लिखे, कविताएँ लिखी। तो उन्होंने लिखा था कि सिनेमा में जाने का माध्यम रंगमंच है। कि ये तो सही है, लेकिन रंगमंच
फिर ढूँढना चालू किए, आकाशवाणी, दूरदर्शन का चक्कर लगाने लगे। तो फिर हमारे रिश्ते में तो भगीना लगते हैं, आजकल प्रोफ़ेसर हैं डॉक्टर मिथिलेश, उनके एक मित्र थे जान-पहचान के, वो लोग शाम को मिलता था, रंग दर्पण करके संस्था थी, वहाँ ड्रामा का रिहर्सल करता था और वहाँ वो ले गए। वो सैया भे कोतवाल नाटक पहला था, जब ये सोचे कि बसंत सबनीस का, उसमें वो सख्या वाला रोल मैंने किया था। तो हमको एनएलडी के बारे में पता नहीं था, तो वहाँ उन लोग के साथ उसमें कमल बोस सर थे, जेवियर कॉलेज के एचओडी थे, अभी रिटायर्ड हो गए। अनिल ठाकुर सर थे, वो भी रांची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, रिटायर्ड हो गए। इन लोगों का ग्रुप था। तो इन लोग के साथ काम करते-करते पता चला कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय टाइप का कोई जगह है दिल्ली में, एनएसडी, जो अच्छे-अच्छे लोग वहाँ से निकले हैं, नसीर सर टाइप के अच्छे-अच्छे बढ़िया अभिनेता। तो हमको लगा कि वहाँ जाया कैसे जाए? तो पता चला कि हमारे शहर में एक अजय मलकानी सर हैं, जो मारवाड़ी कॉलेज में कॉमर्स के प्रोफेसर भी हैं और उनका खुद का थिएटर ग्रुप है। तो फिर मैं अप्रोच किया उनके ग्रुप में। और वो एनएसडी से पास आउट? एनएसडी से 86 बैच, पीयूष मिश्रा के बैच के हैं जी। तो इनफैक्ट मैं उनके ग्रुप में गया, तो पहला नाटक का डायरेक्शन उन्होंने नहीं किया था। पहला नाटक उनके ग्रुप में किए थे ये अंधेर नगरी चौपट राजा, सुनील भैया, सुनील रॉय करके थे एक सीनियर ग्रुप के, उन्होंने डायरेक्ट किया था। तो फिर बाद में दूसरा तीसरा नाटक में फिर मैं उनके साथ जुड़ गया, 6-7 साल काम किए। कॉलेज भी करते थे, थिएटर भी करते थे। तो थिएटर का जो पैशन था आपका, जी। उसको लगातार आपने मेंटेन बिल्कुल, रखा। बिल्कुल। ऐसा था कि उस टाइम पे तो एक दिन में 3 नाटक का रिहर्सल करते थे। सुबह जिला स्कूल ग्राउंड में जाते थे, ग्राउंड में ही कहीं किसी कोना में अंधेर नगरी का रिहर्सल हुआ। उस समय बिहार गीत संगीत अकादमी का एक नाटक हो रहा था, ऑडियो विजुअल, उसमें उनको चाहिए था 150 कलाकार। तो उसमें भी उसका दोपहर का रिहर्सल करते थे, शाम में मलकानी सर के ग्रुप में जाके रिहर्सल करते थे। तो सुबह से शाम तक नाटक, मजा आता था। जी। घर में थोड़ा सा जो बना के खा के निकले दिन भर, उधर ही चाय समोसा कुछ भी। हाँ, मतलब मुख्य रूप से आपका ये था कि मुझे अब नाटक करना है। हाँ। और ये भी आपको तब तक अंदाजा हो गया था कि अगर नाटक मुझे सीखना है तो भारत में एनएसडी करके संस्था है, जहाँ पर एक विधिवत इसकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन बड़ा उसके बारे में मिथ है, मुझे लगता है कि एक तरह का तिलिस्म है। हर व्यक्ति जो भारत के अलग-अलग हिस्सों में नाटक कर रहा है, उसकी इच्छा होती है कि वो विधिवत तरीके से ट्रेन एनएसडी से ज़रूर हो। और अब स्वाभाविक है उसमें एक लिमिटेड सीट है। जहाँ तक हमारे मेरी टाइम पे जानकारी 20 थे। 20 सीट। 20 सीट। अब भारत का हर हिस्से का अगर व्यक्ति वहाँ पे एडमिशन चाहे, लेकिन सीट सिर्फ 20 हो, तो स्वाभाविक है बहुत गिने-चुने लोगों को वहाँ पे एडमिशन होगा। तो ये तिलिस्म तोड़ा कैसे जाता है? किस तरह के व्यक्ति का होता है? उसके पीछे क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए? क्या आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? उस एलिजिबिलिटी के बाद ही आप वहाँ पर जा सकते हैं। और वहाँ पे सिलेक्शन मुख्य रूप से किस तरह के अभिनेता का होता है और उसके पीछे उसकी क्या तैयारी होनी चाहिए? ये एक बड़ा मुझे लगता है कि तिलिस्म आज आपके द्वारा टूटेगा। जी। सच कहे तो एनएसडी पास आउट हुए इतने साल हो गए, 21 साल, 2004 में हम पास आउट हुए, 2001 में एडमिशन हुआ था। आज तक हमको भी समझ में नहीं आया कि क्या तिलिस्म है, कैसे लोगों को लेते हैं। बल्कि एक एनएसडी में रहते हुए मेरे अंदर एक बगावत की भावना थी कि अच्छे एक्टरों को क्यों नहीं लेते हो? हाँ, अच्छे एक्टरों को क्यों नहीं लेते हो? किसी को वो था ये भाव। और फैकल्टी वालों को बीच-बीच में एहसास भी करवाया। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं शुरू से भाग ही रहा हूँ। तो वो एनएसडी का ग्रेजुएशन चाहिए। उस समय यूनिवर्सिटी लेट चल रहा था रांची, 5 साल में ग्रेजुएशन हुआ। मेरा 94-97 बैच है ग्रेजुएशन का, लेकिन डिग्री हमको 99 में मिला। वो सेशन ही रांची यूनिवर्सिटी लेट चल रहा था, पता नहीं। तो 99 में ग्रेजुएट हुए, पहली बार फॉर्म अप्लाई किए। कलकत्ता में प्रिम्स होता था। बिहार, उस समय बिहार ही था, झारखंड बना नहीं था। वेस्ट बंगाल, आसाम, मणिपुर, पूरा 6-7 राज्य का प्रिम्स होता था। कलकत्ता में एक नाट्य संस्था है पदातिक में सेंटर होता था। तो वहाँ गए 1999 में। तो प्रिम्स में हो गया और फाइनल में नहीं हो पाया। दुखी हुए। फिर साल भर लगातार वहाँ रांची आ गए। तब तक पोस्ट पीजी में नाम भी लिखवा लिया था रांची विश्वविद्यालय में। चलता रहा थिएटर भी और कॉलेज भी। कॉलेज 1-2 बजे तक हो जाता था शाम को थिएटर। तो तैयारी क्या करते हैं जब एक बार आपको लगा कि मेरा रिटन में तो हो गया है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कहीं आपको लगा कि ये मेरा कमजोर पक्ष है, अब मैं इस पे ज्यादा तैयारी करता हूँ जिससे तो मलकानी सर ने हमको सजेस्ट किया कि जो बड़े-बड़े साहित्यकार हैं रांची में जो उस समय थे, श्रवण कुमार गोस्वामी सर, और नाम अभी भूल रहे, जो बड़े-बड़े प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड हुए हैं, उनके यहाँ मैं जाता था, उनके पास बैठता था और
ज्ञान के वो साहित्यिक लिटरेचर की बातें वो करते थे, हाँ, वो सजेस्ट करते थे ये पढ़ लो, कभी वो हाँ, किताबें भी दे देते थे। हाँ, मैं फिर 15-20 दिन में पढ़ के उनको दे आया करता था। हाँ, तो और नाटक तो मेरा चलता ही रहा। हाँ। तो मतलब कहीं न कहीं एक साहित्यिक आपका बैकग्राउंड अगर है, जी, आप कहानियाँ पढ़ते हैं, आप नाटक पढ़ते हैं, तो आप अपने आप को कहीं घनीभूत करते हैं, कहीं इनरिच करते हैं। वो बिल्कुल। आपकी परफ़ॉर्मेंस में भी आता है, आपकी बातचीत की शैली में भी आता है और वो आपको एक बेहतर एक्टर बनाने की तैयारी भी करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, इस बात पे ना जब हम एनएसडी में थे तो 3 साल में कम से कम 300 किताबें पढ़ी। वाह! हाँ, लाइब्रेरी में किसी को किताब ढूँढना होता था तो हमसे पूछता था क्योंकि उतना टाइम नहीं खोजेगा, मैकबेथ हाँ, किधर मिलेगा? हाँ, हम कहे अरे यार वो क्या हाँ, है? हाँ, क्योंकि हिंदी में जितनी किताबें थी अभिनय से रिलेटेड, हाँ, स्क्रिप्ट हो या जीवनी हो, हाँ, अभिनय से सारे मैंने पढ़ डाले। हाँ, अब इनफैक्ट हमको एनएलडी के इंटरव्यू में अंकुर सर ने पूछा, हाँ। भाई आप एनएलडी क्यों आना चाहते हैं? सच में आप पूछा। देवेंद्र राज अंकुर की हाँ, बात कर रहे हैं। अच्छा, डी आर अंकुर सर की जी, बात कर रहा हूँ। जी, उनके हाँ, ऐसा ही टोन है। जी, जी, भाई आप एनएलडी में क्यों आना चाहते हैं? हाँ। हम बहुत फ्रैंकली बोले कि हाँ। किताबें पढ़नी है बहुत सारे, योगा सीखनी है। तो हाँ, वो योगा सर भी थे, सुब्बाराव सर, हुँ, वो इंटरव्यू में उनको हुँ, देखे, हुँ, सुब्बाराव सर खुश हो रहे, कोई तो हाँ। मेरा चेला आ रहा है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद लोग हाँ, कतरा ये इससे कटते फिजिकल। हैं, बिल्कुल। हाँ, हुँ, तो फिर बोले कि क्यों तुम्हारे शहर में किताबें नहीं मिलती क्या? आपकी हुँ, किताबें उतना ही मिलती है जितना कि कोर्स में है। राइट। बात सही है, रांची में वही ड्रामा किताब मिलेगा जो कोर्स में है। हुँ, बड़े-बड़े किताब दुकान में सुबोध ग्रंथमाला और वहाँ तो एक रोड का ही नाम है पुस्तक पथ। हुँ, बड़े-बड़े दुकानें हैं, हुँ। लेकिन थिएटर से रिलेटेड कम है। तो बहुत सारी किताबें मुझे लगता है आपको एक एक्टर के रूप में भी ज़्यादा खोलती हैं। बिल्कुल, आपके सामने एक अलग दुनिया, एक अलग संसार खुलता है, मैं किरदार बिल्कुल खुलते हाँ, हैं। हाँ, क्योंकि क्योंकि जितने आप किरदार पढ़ेंगे, उन किरदार की जो एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो आपको कई बार आपको इस तरह के बहुत मुश्किल किरदार मिल हुँ, जाते हैं। और जब तक आपने इस तरह के लिटरेचर का आपका बैकग्राउंड नहीं है, मुश्किल किरदार की जो बारीक परतें होती हैं, वो परत आप पकड़ नहीं पाते। ये मुझे लगता है एक बड़ा डिफरेंस है एक आजकल के बहुत सारे अभिनेता जिनका बैकग्राउंड इस तरीके से समृद्ध नहीं है और जिन अभिनेताओं का बैकग्राउंड लिटरेचर की वजह से बहुत समृद्ध है, वो कहीं एक बेहतर तरीके से बारीक तरीके से पकड़ लेते हैं किरदार की बारीकी। ये आपको हुँ। लगता है ऐसा? बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट हमको कीर्ति जैन सीनियर प्रोफ़ेसर नेमीचंद जी की बेटी जी। प्रोफ़ेसर हैं एनएसडी में, तो उनको पता था कि बहुत पढ़ता है। तो कीर्ति मैम ने एक बार वाइवा में बोला 6-6 महीने का वहाँ वो होता है, 6 महीने बाद वाइवा होता है। हुँ, तो विजय यू डू थिंक एक्टर के लिए पढ़ना ज़रूरी है? हम कि बिल्कुल मैम, हुँ, क्योंकि प्रेमचंद का जो एक्सपीरियंस है, वो हुँ, हमारा आपका नहीं हो सकता है। जयशंकर प्रसाद का जो है, वो हमारा आपका हुँ, नहीं हो सकता है। हुँ, शेक्सपियर का जो एक्सपीरियंस है, हुँ, हम आप कैसे हुँ, और जब आप किसी लिटरेचर को पढ़ते हैं, अब जैसे मैक्सिम गोर्की का मेरा बचपन हमने पढ़ा, हुँ, तो लग रहा था कि हमारी कहानी है, कि हुँ, कोई इंसान आप, हम या कोई भी हुँ, जैसा है, वो हुँ, ऐसा इसलिए है कि वो कहाँ पैदा हुआ है, उसकी परवरिश कैसी हुई, उसके हुँ, आस-पास का एटमॉस्फेयर कैसा है, हुँ, हुँ। वो इस वजह से वैसा है। बहुत अच्छी बात की। अच्छा, आप हम परिवेश की बात कर जी, रहे हैं, पढ़ने-लिखने की बात कर रहे हैं और हम एनएसडी की बात कर रहे जी, हैं। इन तीनों ही चीज़ों में एक और चरित्र है, जी। जो कॉमन चरित्र है, उसका नाम है पंकज त्रिपाठी। अरे! पहले 2 बार भी जब आपने हुँ, इस एनएसडी के इस तिलिस्म को तोड़ने की कोशिश की, तो मैं कहूँगा उसमें उस दरवाजे पे धक्का लगाने में एक और व्यक्ति का हाथ था, वो पंकज त्रिपाठी का था। बिल्कुल, वो भी बिल्कुल। वैसे ही धक्का लगा रहे थे, आप भी कोशिश कर रहे थे। और ये इत्तेफ़ाक है कि आप लोग एक ही परिवेश से हैं, लगभग एक ही जगह के हैं, एक ही तरह का पठन-पाठन का भाव है और सिलेक्शन भी एक ही साल में हुआ। जी, तो बहुत सारी चीज़ें सिलेक्शन होने के पहले की जो आप लोगों की यादें हैं और आपकी एक अपनी मुझे लगता है कि एक वो रात, जिस रात में आप लोगों ने साथ बिताया जी। और एक ट्रेन का सफ़र किया और उससे पूरी दुनिया देखी और अपनी आँखों को बड़ा किया और उन बड़े आँखों में बड़े सपने ढाले। वो सपने अब कई हद तक आप लोगों को लग रहा है कि मेरे पूरे हो रहे हैं, जी। अलग-अलग तरीके से। वो मुझे लगता है बड़ा एक इंटरेस्टिंग है और जी, नौजवानों को ज़रूर बिल्कुल जानना सही कह चाहिए। रहे हैं आप। जी, पंकज भाई से मेरी पहली मुलाकात 1999 में हुई थी, वहीं पदातिक में। जी। तो शुरू से ही हमको ना बहुत इंटरेस्टिंग लगे, और हुँ, हम लोग पहला ऐसा बैचमेट हैं जो हुँ। आज तक किसी एक दूसरे को तुम-ताम नहीं करते। जी, हाँ, राइट। बाकी लोगों को जैसे इश्तियाक भाई हैं, वो तुम-ताम चलता है, हुँ, वो गाली-गलौज भी चलते हैं, लेकिन हुँ। पंकज भाई और हम एक दूसरे को बड़ा रिस्पेक्ट सम्मान करते हैं। की वो हाँ, विजय बाबू हाँ, बोलते हैं आपको। पंकज भाई हमको विजय, हाँ, और इनफैक्ट ये नाम भी उन्होंने ही दिया उन्होंने है। दिया। हाँ। एनएसडी में क्या हुआ, हुँ, 6-7 महीना बीतने के बाद एक थे योगेश जोशी हमारे बैचमेट हुँ, यूपी के, तो पंकज भाई को बाबा बोलते थे, हुँ, बाबा हुँ, सबका नामकरण करेंगे। हुँ, तो पंकज भाई मेरा एटीट्यूड देखने के बाद बोले कि ये तो विजय बाबू हैं। हाँ। हाँ, तो वो विजय बाबू ही कहते हैं। हुँ, और 1999 आज 2025 26 लगभग साल का, हाँ, और पंकज संबंध है। भाई बहुत प्यारे इंसान हैं। हुँ, जितने प्यारे अभिनेता हैं उस
उससे कहीं बेहतर बेहतर इंसान है, प्यारे इंसान है। हाँ। मतलब आप उनके साथ 10 साल भी एक कमरे में बंद हो जाओ तो बोर नहीं नहीं होगे। होगे, हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग जैसे दिमाग हाँ, चाट देते हैं, लेकिन हाँ। उनकी इतनी कहानियाँ हैं, इतनी कहानी है। छोटी-छोटी बात पे वो कहानी बना देंगे। हाँ। तो और बहुत कहानी कहने का उनकी जो कला है, वो हाँ। एक किस्सा गोई वाली जो कला है, वो बड़ी कमाल की है। हाँ। और एक वो रात का ज़िक्र मैं ज़रूर करना हाँ, चाहूँगा तो क्या हुआ, जिसमें आप जिस हाँ। साल हम लोग का सिलेक्शन हुआ जी, 2001 में, जी। तो मैं मलकानी सर के साथ थिएटर करता था, अजय मलकानी सर के साथ। तो वो बनारस के हैं, उनकी माताजी वहाँ रहती थी बनारस में अकेले। तो वो गर्मी छुट्टी में इनका कॉलेज बंद होता था, तो ये 10-15 दिन के लिए बनारस चले जाते थे। और मई-जून के आसपास एनआईटी में फाइनल सिलेक्शन होता है दिल्ली में, 4 दिन के लिए बुलाते हैं। टिकट का पैसा वो लोग देता है आने-जाने का। रहने का हॉस्टल में, खाने का भी पैसा देते हैं, टीए-डीए। तो मैं बनारस से टिकट करवाया था दिल्ली का। शायद गंगा एक्सप्रेस या कुछ नाम था, वो बिहार से होके ही बनारस होके दिल्ली जाती है। तो टिकट मेरा कंफर्म नहीं हो पाया था। वो स्लीपर में था, स्लीपर का पैसा एनआईटी वाले देते, स्लीपर में था। तो मैं जाना है, कल से उधर ज्वाइन करना है, मतलब क्लास अटेंड करना है। तो मैं छोटा सा बैग लेके घुसा। तो मेरी एक आदत है, जब टिकट कंफर्म नहीं होता है ना, तो जितने 10-12 बोगी हैं एक बार टहलते हैं कि शायद कोई कहीं कोई रास्ता मिल जाए, कोई जान जगह मिल पहचान जाए। का मिल जाए, तो हाँ। कम से कम बैग रखने ठिकाने की जगह मिल जाए। तो पंकज भाई दिख गए। हम बोले कहाँ? बोले यही जो उनका अंदाज यही। तो कुछ देर बाद पता चला कि इनका भी कंफर्म नहीं हुआ। अच्छा। फिर शाम को 8-9 बजे तक तो जैसे तैसे, मतलब किसी के जिसका टिकट कंफर्म होता है वो थोड़ा सा भी चौड़ा होके रहता है। हाँ, चौड़ा होके रहते हैं। लोग खा वा के 9 साढ़े 9 बजे तक फैल के सो गए। हम लोग वो जो गेट जहाँ घुसते हैं ना बोगी में, वहां पे बैठ गए हैं दोनों भाई, इधर मैं उधर बैठा हूँ, ऐसे पकड़े हुए। ट्रेन जा रही है यूपी से, अरहर का खेत और वो चांदनी रात। फिर हम पंकज भाई को बोले, भाई अगर हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा ना तो ये रात याद रहेगा। बोला हाँ, बात तो सही कर रहे हैं। और कहते हैं कभी कभी जबान पे सरस्वती होता है। तो दोनों वो बात तो दोनों भाई का 2001 में सिलेक्शन हो गया। फिर 3 साल हम लोग बड़े अच्छे टाइम गुजारे एनएसडी में। तो उसमें कोई ऐसी घटना जो आपको लगा हो कि आज पंकज त्रिपाठी जिस जगह पर खड़े हैं, उसकी बुनियाद, उसकी झलक आपको वहीं पे दिख गई थी कि यार ये बंदा है। बहुत सारे अभिनेता 20 आपके बैच के, कुछ सीनियर कुछ जूनियर, लेकिन आपको लगा कि नहीं, इस पंकज में कुछ अलग बात है और एक दिन ये उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां पर आज है। वो क्या बात थी जो आपने पकड़ी? मैं ईमानदारी से कहूँ, पंकज भाई ऐसे हैं कि आप एक बार उनसे मिल लोगे तो कुछ हो न हो आपका दिल जीत लेंगे। एक इंसान बहुत अच्छा, मुझे एक लगता है इंसान बहुत अच्छे हैं। आप अभिनय कितना अच्छा करते हैं ये बात की बात है। अगर आप एक इंसान बहुत अच्छे हैं तो आपकी कामयाबी के शिखर तक पहुंचने की बहुत ज्यादा उम्मीद बन जाती है। बहुत कमाल की आपने बात की। घटनाओं में अगर इस बात को, जो आपने बात कही, इसको मैं किसी घटना में अगर इसको जोड़ के देखूं, तो एक कोई ऐसी घटना आपको याद आई होगी या याद आ रही होगी जिसमें आपको लगे कि यार ये इंसान बहुत बेहतरीन है, कलाकार ये चाहे जैसा आगे बने, लेकिन इसने हमेशा लोगों का दिल जीता है और अंदर से किसी इंसान के लिए आपके अंदर दुआ निकलती है कि यार ये कामयाब हो। कोई ऐसी घटना आपको याद आ रही है? 3 साल के दौरान बहुत सारी पढ़ाई लिखाई, सुबह शाम लगभग 24 घंटा हम एक दूसरे के साथ में रहते हैं, सिवाय सोने के। तो कुछ लोग साथ में सोते भी हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि डॉर्मेट्री सिस्टम है, 2 ही डॉर्मेट्री था, 5 नंबर और 7 नंबर। अगर 10 लड़के हैं, 5 इसमें 5 इसमें। तो और सेकेंड ईयर से एक रूम में 2 लोगों को रहना है। रूम पार्टनर आपको चूज करना है, आप किसके साथ रहना चाहते हो। तो पंकज भाई के अंदर एक दयालुपन बहुत है। मतलब किसी को ठेस भी लगा तो उससे ज्यादा चोट कैसे लग गया। सरल हृदय का आदमी, सरल हृदय के आदमी। बाकी लोग अरे ठीक है यार, उसको लगाया ना, हमने क्या, तो मतलब क्या यार, वो संवेदनशील आदमी, संवेदनशील इंसान है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अच्छा, एक तो एनएसडी का एक ये भी रहता है कि जूनियर सीनियर कभी कभी जब साथ में मिलते हैं, तो मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी जिनमें उनमें खाने का तरीका बड़ा अलग किस्म का होता है। सुना कि अखबार बिछा के सारे खाने वो एक साथ उसमें रख देते हैं, उसमें दाल सब्जी सब आपस में एक दूसरे के लगेगा कि आदि मानो खाना। हाँ, मतलब वो एक नॉर्मल इंसान की तरीके से नहीं होके, और सब ऐसे ही और उसी में सारे सामान उठा के खाना, वो बड़ा मुझे लगता है, वो कई बार देखा जाए तो उसके बड़े गहरे मायने भी हैं कि सारी जाति व्यवस्था, ऊंचा नीचा, शहर काला गोरा, जितने भी तरह के, हाँ,
वो विभेद को तोड़ने के लिए एक तरह का ये मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है, या बड़ा स्वाभाविक तरीके से एक प्रेम उभरता है और हम इस तरीके से खाने की चादर, मैं कहूँगा खाने की चादर बिछा दी जाती है और उसमें अपना हिस्सा लोग निकाल लेते हैं और एक दूसरे के प्रति प्यार का भाव इसमें रहता है। वो क्या है, वो मुझे थोड़ा चादर नहीं, वो अखबार रहता है। अखबार रहता है क्योंकि वो आता है ना हॉस्टल में अखबार, इंग्लिश तो काफी मोटा मोटा रहते हैं, तो उसका इस्तेमाल यही होता है। जमीन पे पहले अखबार बिछाया जाएगा, उसके बाद चपाती बिछाई जाएगी, उसके बाद चावल, उसके बाद दाल सब्जी जो है, और घेरा बना के लोग बैठते हैं और खा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत सारे सीनियर भी आते थे एनएसडी में, बिल्कुल, जो कई टाइम पे कभी वर्कशॉप लेते थे। वो किसी सीनियर के साथ आपका कोई ऐसा अनुभव रहा हो कि आपको लगा यार, कई कुछ उसमें पॉजिटिव भी अनुभव रहेंगे और कुछ उतने अच्छे नहीं भी रहे होंगे। कई बार हमारी इमेज जो हमने सिनेमा में, थिएटर में किसी के लिए देखी होती है, जब वो व्यक्ति साक्षात हमारे सामने आता है, वो इमेज या तो कहीं ज्यादा गहरी हो जाती है और कई बार वो इमेज टूटती भी है। जी। दोनों मुझे लगता है कि आपके पास अनुभव होंगे। नसीर सर के बारे में बताइए प्लीज। तो नसीर सर से पहली बार मुलाकात ही मुंबई में हुई थी। एनएसडी में क्या है, सेकेंड ईयर के सिलेबस में एक ऐसा है कि आपको दूसरे स्टेट में जाके 1.5 महीने के लिए, 45 दिन, 2 महीना, जितना टाइम लग जाए, एक वहाँ के फोक फॉर्म में आपको एक ड्रामा तैयार करना है। तो हम लोग के भाग्य में महाराष्ट्र आया, हाँ, सेकेंड ईयर में। तो हम लोग सीधे मुंबई से वालावल गए। महाराष्ट्र में एक छोटा सा जगह है वालावल, वहां से उत्पत्ति हुई है दशावतार शैली की। उसमें विष्णु पुराण की कहानियां का मंचन होता है और लड़के ही लड़कियां बनते हैं। अपने जैसे रामलीला होता है, थोड़ा बहुत मिलता है उससे, कॉस्ट्यूम और मेकअप वगैरह वैसे। फोक थिएटर कहीं ना कहीं एक जैसे हैं। हाँ, तो वालावल गए, वहाँ 8-10 दिन रहे। फिर वहां से हम लोग मुंबई आ गए। अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हम लोग को रुकाया गया। तो नसीर सर आए एक दिन क्लास लेने, हमारे बैच उनको अच्छा लगा, कुछ अभिनेता अच्छे लगे। तो अच्छा अभिनेता उनको लगता है तो फिर वो ओके करते हैं, क्लास लेते हैं। नहीं तो समझ में नहीं आता है तो मना कर देते हैं। हाँ, मना कर देते हैं। फिर जब हम एनएसडी यहाँ से चले गए दिल्ली, तो 10-10 दिन का 3 अलग अलग टर्न में उनका वो हुआ क्लास। तो वहाँ तो एक बार वो आए थे तो हमारे साथ क्लास नहीं था, किसी और मेरे सीनियर बैच के साथ था। सेकेंड ईयर की कहानी में बता रहा हूँ, उसके पहले की। तो उनका क्लास था, तो हम उनको इम्प्रेस कर, वैसे तो मैं हमेशा आर्ट्स एंड फिजिकल क्लास होता था, तो मैं 1 घंटा पहले जाके, जाड़े का दिन में हम योगा हॉल में घुसे तो एक बंदा उधर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तब तो ये नसीर सर है। फिर जब दूसरी बार आए तो राम गोपाल, उस समय हम लोग को पढ़ाने आए थे, 3rd ईयर में थे हम लोग। राम गोपाल बजाज सर का एक ड्रामा था डायरेक्शन में, द स्लैटर हाउस का हिंदी में अनुवाद था, बुच्चड़ खाना। वो ड्रामा में हम डबल रोल कर रहे थे। पहली एंट्री में सुभाष चंद्र खुदीराम बोस जैसा खाली 3 बार चिल्लाते थे, हैप्पी बर्थडे। मतलब सबटेक्स्ट ये था कि तुम लोग जीने के लिए पैदा हुए, हम लोग तो ऐसे ही मरने के लिए पैदा हुए। 3 बार बोलते हैं, बस गोली से भून दिए जाते हैं, साइड हो जाते हैं। दूसरी एंट्री बड़ी थी, उसमें क्या होता है कि सबको एक जगह बंधक बना के रखे हुए और अनाप शनाप अदालत लगाया है कहीं भी गवर्नमेंट, और अनाप शनाप फैसला सुना के उसको मरवा रहा है। तो दूसरी एंट्री में मेरा कैरेक्टर है, वो कलाकार ही है लेकिन 4-5 दिन से भूखे प्यासे बंद है और 1 नंबर का ड्रिंकर है। आते हैं वैसे ही बकाडी दिया जाता है गिलास में, तो हम बोलते एक और नहीं, ऐसे नहीं, ये पानी। हाँ, ऐसा ही गिलास था, गिलास ऐसा, लेकिन ये पानी है। मैं क्लियर कर दूं कि हाँ, ये ऐसा ही था। जी जी। हम उसके बाद उसको जज बना दिया जाता है। अब जज बन के जो फैसला सुनाता है, लोगों ने काफी तारीफ की। तो दूसरे दिन 10 बजे से क्लास था और नसीर सर आज शाम को ही आ गए हैं। वो ड्रामा मतलब ऑडियंस में बैठे हैं, हम लोग को सबको पता है, तो जोश में तो होते हैं, लेकिन और जोश में एक नसीर, मतलब इतने बड़े अभिनेता ऑडियंस में हैं तो सारे लोग अपने जोश में हैं। फिर दूसरे दिन उनकी क्लास होती है, सारी क्लासेज ऑफ हो जाती है, पूरा उनको टाइम दिया जाता है, जितना टाइम दे, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक क्लास लेते हैं। बीच बीच में ब्रेक होता है खाने के लिए, नाश्ते के लिए। तो हॉस्टल में वो क्लास लेते हैं, स्कूल में नहीं, क्योंकि लोग आ जाते हैं फोटो खींचने तो डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए हॉस्टल में। तो नसीर सर आए, बैठे, तो उनके साथ मुंबई से निखिल भाई भी गए थे। निखिल द्विवेदी की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी। निखिल भाई गए थे, तो उन्होंने टिकट कटा के नाटक देखा था। तो नसीर सर आने के पहले ही वो आ गए थे 9:30 बजे हॉस्टल में। तो हमको देखे, बोले कि सीनू ने तुमको बुलाया है। कि सीनू? अरे ये निवास। मैंने शाहरुख और मधुर भंडारकर सबसे बात कर ली। क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या मतलब क्या है, अभिनय की प्रशंसा कर रहे थे, अभिनय की प्रशंसा कर रहे थे निखिल भाई। फिर उतने में नसीर सर आए, हम लोग सब बैठ गए। हम लोग एक कुर्सी होती जिसपे सर बैठते, बाकी हम लोग जमीन पे, पोछा लगा रहता है, बैठे हुए।
पहला वर्ड उनका, हम्म, निखिल इधर बैठा है जमीन पे, यू नो हम्म, निखिल, मुंबईया भाषा में कहो तो जी गाइस सियाना एक्टर, हम्म, इसको पता है ऑडियंस को हम्म, क्या चाहिए। हम्म। मतलब बड़ा सटीक विश्लेषण था उनको, एक सही। लाइन में आपके पूरे किरदार को उन्होंने डिफाइन कर दिया कि हाँ, बड़ा शाना एक्टर है। साना एक्टर। तो बात ये सही है, हाँ, मैं ऑडियंस का एक्टर हूँ ना। शानदार। मैं मतलब एक्टिंग को कुकिंग से जोड़ रिलेट के करता देखता हूँ, हूँ। जोड़ के देखता हूँ, अच्छा, क्योंकि मैं ये खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं, मैं दर्शकों की हाँ, जानकारी के लिए आज बताऊं, आज और ही मैंने इनके हाथ का बना हुआ बहुत बार खाना खाया है जी। आज ही हम सुबह आलू जी, मटर बनाए, अरे वाह, सीजन का पहला आलू मटर बना रहे थे। क्या हालांकि बात। मेरी वाइफ भी अच्छी बनाती है, लेकिन मैं हाँ। उनको चिढ़ाने के लिए बोलता हूँ, अरे यार बहुत देर से अच्छा सब्जी नहीं खाया, आज हम बनाएंगे। अच्छा, तो बहुत आलू बढ़िया। मटर अब हाँ, मैं सब्जी बना रहा हूँ, बनाते बनाते हमको एहसास है कि इतना नमक डालेंगे तो इफेक्ट ये आएगा, इतना मिर्ची डालेंगे तो हाँ, इफेक्ट ये आएगा। हाँ, वैसे हम एक्टिंग करते समय हमको पता है कि इतना इमोशन डालेंगे तो इफेक्ट ये आएगा, इतना लुक डालेंगे तो ये आएगा, ये एटीट्यूड डालेंगे तो ये आएगा। इसीलिए तो उसको भी पाक कला बोलते हैं, इसको अभिनय कला बोलते अच्छा, हैं। इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग हाँ। बात मुझे नजर आई। कुछ लोग कहते हैं कि अभिनय बड़ा स्वाभाविक होता है, हम्म, और कुछ कहते हैं ये बड़ा एक मैकेनिकल प्रोसेस है, हम्म, जिसमें आप, जैसा आपने कहा कि हम्म, मुझे पता है कि मुझे इतना, मुझे इमोशन डालना है, हम्म, इतना एग्रेशन डालना है, इतना इसमें पॉज डालना है इसमें। और मैं कहीं पढ़ भी रहा था इसको कि हम जैसे कोई मैकेनिकल प्रक्रिया पहले करते हैं, हम्म, उसी तरीके से अभिनय को शुरुआत जो होती है एक मैकेनिकल प्रक्रिया की तरीके से होती है। यानी आप शुरुआत में डिसाइड कर लेते हैं कि मैं पहले नकली तरीके से रोना शुरू करूंगा। हम्म, नकली रोते 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 अल्टीमेटली एक ऐसा समय आता है कि आपके अंदर वो किरदार इतना जज्ब हो जाता है कि आप सच में उस किरदार का हिस्सा हो जाते हैं और सच में आप रोने लगते हैं। तो क्या अभिनय में हम जब पीक तक पहुंचते हैं तो वो प्रक्रिया शुरुआत में नकली होती है, लेकिन बाद में जैसे हंसते हैं लोग, कई बार योगा, अपने हास्य योगा है, हास्य योगा की जो शुरुआत होती है उसमें हम नकली तरीके से हंसते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आपके अंदर इतना ज्यादा अंदर समा जाता है कि हम सच में हंसने लगते हैं। अभिनय भी क्या उस तरह से एक मेरे ख्याल प्रक्रिया से है, केमिकल एक। दो तरीके हैं, जी, एक इनर टू आउटर है, राइट, मेरा तरीका है इनर टू आउटर। जी, पहले उस चीज को मैं जज करता हूँ। हाँ, हाँ, जैसे आपको अभी बताया था कि पहली बार हम बंदर की भूमिका निभाए, जी, जी, वो जो बंदर गांव में घूम घूम के तमाशा दिखाता था। तो जी, जब मैं उसको कर रहा था तो मैंने जो उसको ऑब्जर्व किया था, जी, वो उसकी आत्मा उस समय मेरे अंदर आ गई थी। हाँ, हाँ, आत्मा, तो मेरा तरीका है इनर टू आउटर। राइट, और आप जो बोल रहे हो वो आउटर आउटर टू टू इनर, इनर है। जी, बिल्कुल। दोनों प्रक्रिया अपनाता दोनों है अभिनेता, प्रक्रियाएं हैं, और और जिसमें आप अभिनेता भी ज्यादा देखो। कंफर्टेबल है हाँ, उस तरीके और का। एक चीज और मुझे जी, लगता है कि जी, एनएलडी आपको रिच इसलिए बनाता है हाँ, कि वहाँ शुरुआत आपको क्लासिकल प्ले, संस्कृत नाटक करना है, हाँ, पारसी नाटक करना है, हाँ, नौटंकी से करना है, हाँ, शेक्सपियर का करना है, हाँ, तो तरह तरह के, हाँ, ब्रेख्त का नाटक करना हाँ, है, हाँ, मोहन राकेश करना है। हाँ, तो मेरा मानना है कि एक अभिनय का एक थ्योरी सारे स्क्रिप्ट पे लागू नहीं होता है। राइट, अगर हम सीरियल में एक्टिंग कर रहे हैं हाँ, तो डायरेक्टर बोलता है भैया सीरियल वाले ही एक्टिंग चाहिए। अब हाँ, भोजपुरी फिल्म वाला एक्टिंग हॉलीवुड में नहीं चलेगा, तो हाँ, हॉलीवुड वाला एक्टिंग भोजपुरी में नहीं चलेगा। हाँ, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं कहीं हाँ, इरफान साहब की बात पढ़ रहा था कि जब वो कुछ महेश भट्ट की फिल्मों में उन्होंने अभिनय करना शुरू किया, हाँ, तो महेश भट्ट ने कहा कि भाई हमें इतने अच्छे अभिनय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बहुत रियल हैं। हाँ, हम रियल इतना नहीं चाहते, हमें फिल्मी एक्टिंग चाहिए, क्योंकि हमें फिल्मी एक्टिंग देखने की और दर्शकों को भी हाँ, आदत है वो फिल्मी एक्टिंग की। ये भी क्या प्रभाव पड़ता है जब एक थिएटर का एक्टर सिनेमा का या टीवी का हिस्सा बनता है, तो कई बार डायरेक्टर को लगता है कि यार ये जो अभिनय निभा रहा है वो हमारे एक सेट पैरामीटर के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा, उसमें कुछ का रिजेक्शन भी हो जाता है, कुछ को सुझाव मिलते हैं। इस तरह का सामना करना पड़ता है कि लोगों को लगता नहीं बहुत लाउड हो रहे हो, क्योंकि थिएटर के एक्टर हो तो हाँ, लाउड हो, क्योंकि वो उसका अभ्यास होता है। आपको थोड़ा सटल एक्टिंग करनी है, थोड़ा कैमरे के हिसाब से करना है, थोड़ा मेलो डाउन करना है, अपने आप को कम करना है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव होंगे, लेकिन मैं मूलतः उस सवाल पर दोबारा आता हूँ। हम नसीर साहब की बात जी, कर रहे थे। नसीर साहब से आपका चाहे एनएसडी के दौरान या एनएसडी के बाहर जी, जो सामना हुआ, जी, क्योंकि नसीर साहब के बारे में बड़े कई अलग अलग तरह के विचार लोगों के अंदर है। एक पहला और प्रथम विचार तो ये है कि वो बहुत कमाल के एक्टर हैं, बिल्कुल, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब हम एक्टर के आवरण से हटाकर किसी व्यक्ति को देखते हैं, जैसा आपने पंकज जी, साहब का जिक्र किया, वो कमाल के व्यक्ति भी हैं, हाँ, उसके बारे में अलग अलग तरह की राय आती है। उसमें कुछ लोग कहते हैं कि वो बड़ा, उनके जो स्टेटमेंट हैं कई बार वो बड़े एंटी नेशनल जैसे होते हैं, कई बार देश विरोधी बातें भी कुछ उनके मुंह से निकल जाती है उनकी इस। तो ये जो उनका जो व्यक्तिगत किरदार है और सिनेमा में वो जो किरदार निभाते हैं, इन दोनों को अगर आप एक व्यक्ति के रूप में देखें तो क्या आप पाते हैं कि उनका किरदार कितना समाज सापेक्ष है या नहीं है? आज ही मैंने वो फ़िल्म देखी, एक डॉक्टर की मौत। जी,
तो जो लोग जीनियस होते हैं, जी, उनका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है। जी। बहुत अच्छी बात आपने कही और मेरे जी। ख्याल से इस सेंटेंस में ही बहुत सारी बात हाँ, दर्शक समझ जाएँगे जो आपने हाँ, इशारा दिया है। कि जितने जी, जीनियस लोग हैं, हाँ। उनका कुछ साइड इफ़ेक्ट तो है। हाँ, वो बिल्कुल एकदम हाँ, स्वाभाविक एक नॉर्मल इंसान के तरीके से नहीं होते। कहीं न हुँ। कहीं कुछ चीज़ें क्योंकि जब आप बहुत प्रकाश होता है, उसके बाद फिर वो कहीं न एक कहीं घटना जी, बात याद जी, आ गई नसीर सर की। जी, एक बार कुछ क्लास वर्क दे के गए थे। जी। वही बूचड़खाना नाटक का कुछ सीन दिए थे कि इसको दूसरे तरीके से करना है। हुँ, वो क्लास वर्क देके चले गए, हैबिटेट सेंटर में उनको रुकाया गया था। हुँ, और एक बात है कि एनएसडी जाती है तो फी नहीं लेते हैं पढ़ाने का। हुँ, सिर्फ उनका आने-जाने का और रहने का एनएसडी व्यवस्था करता है, वो फ्री पढ़ाते हैं। हुँ, ये उनका डेडिकेशन है एनएसडी के प्रति। हुँ, तो फिर आए जब वो 4-5 बजे तो बोले, "हाँ भाई, चलिए दिखाइए।" हुँ, तो किसी ने उठा दिखाया, हुँ, उनको पसंद नहीं आया, हाथ में स्क्रिप्ट था। स्क्रिप्ट को ऐसे फेंका और हम चुतिए तुम लोग के पीछे माथा कपार हुँ, फट गए हुँ, और जाके गाड़ी में बैठे हुँ, और चले गए। हाँ, अब हम लोग सोचे यार कौन मनाए इनको? हुँ, तो जिसकी वजह से हुआ बोले जाओ यार। हाँ, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, हाँ, तुम ही और ने कोई भड़काया। जाने के लिए तैयार नहीं। तो फिर हाँ, रात में 9-10 बजे आए। हुँ, बोले तो नॉर्मल हो गए। हुँ, हुँ, तो हाँ, स्वाभाविक तो जो जो हाँ, जो एक क्योंकि अभिनय के उनकी उस जो शिखर अपेक्षाएँ हाँ। आप पूरा नहीं किए। आपने एक अभिनय के जिसने हुँ, शिखर को देखा, उसकी स्वाभाविक उसकी ये कामना रहती है कि उसको कहीं न कहीं कुछ तो हाँ। अच्छा देखने को मिले और वो नहीं मिलता तो वो टूटता है। ख़ैर मैं फिर हाँ निखिल जी। भाई के थ्रू ही निखिल भाई इतने प्रभावित हुए कि हाँ, यूनिवास सर से हुँ, मधुर भंडारकर सर और शाहरुख सर से बात कर रखा था। आप शाहरुख पर हम आते हैं। हाँ, तो बड़ा एक अलग से उनका भी एक मैनरिज़्म है और दुनिया शाहरुख को बहुत अलग-अलग तरीके से देखती है और मेरी बहुत सारे एनएसडी के ट्रेन्ड एक्टर से बातचीत हुई। उसमें एक 2 तरह के भाव आते हैं। एक तो ये है कि शाहरुख एक सुपरस्टार जो पर्दे पे आता है, उसका एक ख़ास तरीका, एक ख़ास मैनरिज़्म है। लड़कियों के बीच में और बहुतों के बीच में बहुत पॉपुलर है। और कुछ जो बहुत विशुद्ध अभिनय वाले लोग हैं, वो कहते हैं नहीं साहब शाहरुख इज़ अ वंडरफुल परफॉर्मर बट वो उतने अच्छे एक्टर नहीं हैं। ये बड़ा कंट्राडिक्ट करता है। क्या वो आपके हिसाब से आपकी परिभाषा क्योंकि आप एक अभिनय को आपने एक कला की तरीके से जी। सीखा, पढ़ा है। उस परिभाषा में क्या शाहरुख आपको एक बेहद शानदार अभिनेता नज़र आते हैं? या आपको लगता है कि ये आदमी पर्दे का गेम जानता है? इस जैसे आपने कहा कि जी, मुझे पता है कि ऑडियंस को चाहिए क्या? जी। तो उनको पता है कि ऑडियंस को चाहिए क्या, मैं उतना ही दूँगा जितना चाहिए। मैं अपने आप को एक बेहतरीन अभिनेता ऐसा प्रस्तुत नहीं करना चाहता। मैं अपने आप को सुपरस्टार की तरीके से ही दुनिया के सामने पेश होना चाहता हूँ और एक बड़ा कमाल का उन्होंने एक बात कही थी जी, कि आई एम द लास्ट सुपरस्टार। मैं आखिरी भारत की सिनेमा का सुपरस्टार हूँ और मैं वही आखिरी बार जब भी सुपरस्टार का नाम लिया जाएगा, शाहरुख खान का नाम लिया जाएगा। तो बहुत क्लियर अपने माइंड में है कि मैं अपने आप को एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में इतिहास में दर्ज नहीं कराना चाहता, लेकिन मैं आपको अपने आप को सबसे बड़े और आखिरी सुपरस्टार के रूप में दर्ज कराना चाहता हूँ। तो आप लगता है कि शाहरुख के बिल्कुल प्रति सही कहे। तो जो अभी हाँ जी, उनके बाद कहाँ अब वैसा हो वो रहा। सुपरस्टारडम वो हाँ, और देखा रहा जो जहाँ फैन बात फॉलोइंग अभिनय जी, का, जी, आप डर फ़िल्म देखे हैं। जी। क्या उसमें कोई कमी है अभिनय नहीं, मैं में? वही पूछना चाहता अब स्वदेश की हम बात करते हैं, स्वदेश बहुत की सारी बात ऐसी कीजिए, फ़िल्में हैं बहुत तो क्या है ना अब अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे, स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको परफ़ॉर्म करना पड़ता है। राइट। तो एक सीमाएँ हैं, एक एक सीमाएँ अभिनय जो हाँ, होता है ना, एक अभिनय मुझे लगता है कि जो किरदार आपको दिया जाता है, बिल्कुल। उसकी सीमा उसकी पहले से एक बाउंड्री वॉल बनी होती है। आप उस बाउंड्री वॉल को तोड़ नहीं सकते। जी, लेकिन अब एक अभिनेता के लिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो सिर्फ़ सेट पैराडाइम के हिसाब से अभिनय ना करे, कहीं कुछ ऐसी फ़िल्में करे जो उसके अभिनय को विस्तार दें। और जितने सुपरस्टार हुए हैं, जी। वो बहुत लंबे वक़्त तक अपनी उस चारदीवारी के अंदर बंधे रहे। लेकिन फिर उन्होंने एक मौका निकाला, जहाँ पर वो अपने अभिनय को विस्तार दें। मैं अब जैसे अमिताभ बच्चन की बात करूँ, हुँ, बहुत सारी उन्होंने फ़िल्में की जो सुपरस्टारडम के घेरे में थी, जिसमें अभिनय की गुंजाइश कम रही, हुँ, लेकिन वो उनका जो व्यक्तिगत कद इतना बड़ा रहा कि उसमें वो सारी चीज़ें छिप गईं। लेकिन उन्होंने एक मौका निकाला और मैं आज़ाद हूँ जैसी फ़िल्म की जी, या सौदागर जैसी फ़िल्म की, जिसने उनके अभिनय को विस्तार दिया। राजेश खन्ना ने भी कमाल की कुछ हाँ। ऐसी फ़िल्में की, जहाँ पे उन्होंने अपने उस सेट पैराडाइम को तोड़ा। आपको लगता है कि आज शाहरुख साहब को भी कुछ ऐसे किरदार निभाने की आवश्यकता है, जहाँ पे वो अपने अभिनय को वो विस्तार दे सकें? या आपको लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो बेस्ट है, उनसे अच्छा कोई कर नहीं सकता, इसलिए जो वो कर रहे हैं वही सही है?
इस बात को मैं उनके डायलॉग से ही कंप्लीट करूँगा। हुँ। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बहुत अच्छा। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है अभी आने वाले वक़्त हुँ। में शाहरुख के अभिनय के बहुत सारे डायमेंशन जो अभी नहीं देखे गए हैं, वो भी आने वाले वक़्त में हो गए हैं। और जैसा उन्होंने कहा अपने बारे में कि वो हाँ। आखिरी सुपरस्टार हैं, बिल्कुल। तो शायद बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं जिसको हम देखेंगे। कोई ऐसा व्यक्तिगत आपका अनुभव जो क्योंकि शाहरुख जी। के बारे में बहुत अच्छी बात जो मैंने सुनी है कि हर व्यक्ति को बड़ा कंफर्टेबल कराते हैं और सबसे वेल बिहेव्ड एक्टर और वेल रेड एक्टर। जबकि जो हमारा कमर्शियल सिनेमा का जो सेटअप है, हुँ। उसमें ज़्यादातर जो एक्टर हैं, वो उतने पढ़े नहीं हैं। पढ़े का मेरा मतलब वो लिटरेचर से लेकर और बाकी ज़िंदगी को उतना उन्होंने हाँ। गहराई से नहीं पढ़ा। उन्होंने कुछ ख़ास चीज़ें उन्होंने डांस सीख लिया, उन्होंने फाइट सीख लिया, उन्होंने कुछ चीज़ें सीख ली, लेकिन बाकी चीज़ें वो कहीं उनके अंदर एक कमी रह गई है। शाहरुख के बारे में कहा था वेल बिहेव्ड हैं, सबको बड़ा सम्मान जी। देते हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं उस सेंस अरे में। हम सपने में नहीं सोचे थे। मैं जी। क्योंकि उनका ट्रेलर देखा था दीवाना फ़िल्म का। जी। मैं जब मिला था तो बताया भी सर को। हाँ। दीवाना में ट्रेलर देख के ही लगा कि आ गया सुपरस्टार। हुँ। जो हुँ। बाप से टॉक करने का हाँ, अंदाज़ था, हाँ। हम कि क्या एनर्जी है आदमी में, राइट, आग राइट। लगा देगा पर्दे में। हुँ, तो आपको पता है कि निखिल भाई ने मिलवाया उनसे हुँ, 2003 की बात है। हुँ। उसमें मैं एनएडी 3rd ईयर में थर्ड था। ईयर में थे, अभी हाँ। कंप्लीट नहीं हुआ था कंप्लीट कोर्स नहीं अपना। हुआ, पास जी, आउट नहीं हुए थे, जी। 2004 में पास आउट हुए। हुँ, तो निखिल भाई हुँ, मुंबई आ गए तो वो मेरे पास मोबाइल नहीं था उस समय। वो हुँ, हॉस्टल के लैंडलाइन पे कॉल करते थे, बोले हुँ, कि अरे ये लोग मिलने के लिए बुला रहा है, ई निवास, शाहरुख और ये सब। हुँ, हम बोले कि भाई अभी तो छुट्टी नहीं, हुँ, छुट्टी होगी उस समय आपको हम बताएँगे। हुँ, तो नवंबर में था 4-5 दिन का कुछ छुट्टी छठ के आस-पास। हुँ, तो मैं उनको कॉल किया 15-20 दिन पहले कि हुँ, ये तारीख पे छुट्टी है। तो उन्होंने सेकंड एसी का टिकट करवा दिया, हुँ, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली हुँ, आने-जाने का। हुँ, इधर लोगों से बात करके रखा था। छठ का दिन था हमको याद है। वो दिल्ली से ट्रेन पकड़े मुंबई के लिए हुँ, और वीडियोकॉन में उस समय वो जॉब करते थे, हुँ, अच्छे पोस्ट पे हुँ, थे। हुँ, निखिल द्विवेदी भाई हुँ, बड़े अच्छे इंसान हैं। हुँ, वो अंधेरी ईस्ट में कहीं था वीडियोकॉन का गेस्ट हाउस। हुँ, मैं रिक्शा करके वहाँ चला गया एड्रेस पे हुँ, और रुके वहाँ। फिर उनको वहीं से कॉल किए, भाई हम पहुँच गए हैं। हुँ, बोले ठीक है, हुँ, आज सीनू के यहाँ ले चलते हैं। हम हुँ, ई निवास सर। हुँ, हुँ, तो वो ई निवास सर वर्सोवा बीच पे रहते थे किसी अपार्टमेंट में, हुँ, गए वहाँ। हुँ, अरे आओ विजय, बहुत नाम सुने हैं ये। हुँ, फिर वहाँ खाना-वाना हुआ, दिन भर उनके साथ रहे। फिर दूसरे दिन फ़ोन किए, बोले कि चलो आज शाहरुख के पास ले चलते हैं। हम हुँ, क्या है? हुँ, तो उस समय शाहरुख सर का वो फ़िल्म का शूटिंग चल रहा था, मैं हूँ ना। हुँ, फ़िल्म सिटी में गाने चल रहे थे। हुँ, वो तुझको देखा तो ये दिल का हाल क्या हुआ। हुँ, तो बोले निखिल भाई कि 2 ढाई बजे खा-वा के रेडी रहना, हम हुँ, आएँगे। हुँ, वहाँ जहाँ गेस्ट हाउस में हम अंधेरी ईस्ट में रुके थे, हुँ, वीडियोकॉन के गेस्ट हुँ, हाउस में। हुँ, 2 ढाई बजे आए वो। कॉल मोबाइल पे कॉल किए, लैंडलाइन पे। मैं नीचे आया, फिर गए हम लोग फ़िल्म सिटी। हुँ, मतलब उस समय ऐसा लग रहा था कि लोग कहते हैं कि मुंबई में स्ट्रगल है, ये है। मैं ट्रेन मतलब वो प्लेटफ़ॉर्म पे सोया, तो इधर सोया कि अरे यार ये तो कुछ अलग ही कहानी है यहाँ का, हुँ, माया हुँ, नगरी का। हुँ, तो मतलब शाहरुख खान, मैं जिसका इतना बड़ा फ़ैन हूँ, उनसे मिलने जा रहा हूँ। हुँ, फिर मैं गया, फराह मैम थी और 2-3 उनके असिस्टेंट थे, वो गाना शूट हो रहा था। जाहिद खान थे और उनके अपोज़िट में जो लड़की थी क्या अमृता राव। अमृता राव, ये दोनों का चल रहा था। 5-10 मिनट अच्छा, मेरा ना नॉलेज कम है, हुँ, तो जब वो बाद में फ़िल्मों से जुड़े ना। हुँ, जाहिद खान को मैं एक फ़िल्म में देखा था, हुँ, मुझे नाम से नहीं पता था। हुँ, हेमा मालिनी जी की बेटी के साथ एक फ़िल्म आई थी, तो उषा गाने देओल में के साथ। हुँ, हाँ, जो भी आई थी। तो निखिल भाई आगे बैठे थे, हम उनके कान में बोले, "ये लौंडवा एल्बम-उल्बम में नाचता है क्या?" तो अरे संजय खान साहब का बेटा हाँ, है, शाहरुख का छोटा भाई का रोल हाँ, कर रहा है। हाँ। अच्छा, अच्छा। 10-15 मिनट बाद में हुँ, चढ़ गए, तो हुँ, उनके कान में बोले, "हम आ रहे हैं बाहर से।" हुँ, हुँ, तो बोले, "ठीक है, हुँ, हम क्या आएँगे?" बोला तो बाहर पान गुमटी था, हम उधर सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट खत्म ही होने वाला था कि शाहरुख सर का बीएमडब्ल्यू आया। उनका स्पाइन का थेरेपी कुछ चल रहा था, हुँ, डॉक्टर हुँ, के पास से होके आ रहे थे। अपने बीएमडब्ल्यू से उतर के वैन में गए और निखिल भाई को भी पता चल गया। हुँ, उन्होंने भी लगता है अपने जासूस छोड़ रखे थे। हुँ, हुँ, और मैं आया तो फिर वो घुस गए, नॉक किए तो निखिल भाई, "अरे शाहरुख विजय है।" हुँ, "हाँ, बुलाओ, बुलाओ।" हुँ, बड़ा नाम सुने हैं। अरे! फिर काले शर्ट पैंट में थे सर। हमको ऐसा लगा जैसे कि मतलब भगवान साक्षात आपके सामने हो, वो हुँ, इतना बड़ा हुँ, एक्टर गले लग रहे हैं। हुँ, फिर ऐसे ही बीच में एक था, फिर काफ़ी 2 ढाई घंटा तक मैं हुँ, उनके सामने ऐसे बैठा रहा। हुँ, वो कहानी बताने लगे, एनएलडी में मेरे पापा का मेस था, हुँ, मैंने भी ट्राई किया। ये फिर वो मेरी बहन बगल में पढ़ती, कहानी सुनाते-सुनाते हुँ, सर इमोशनल हो गए हुँ। कि चारों की बात कर रहे हैं आप। शाहरुख सर की, जी। कि
उनका कहने का मतलब था कि जब हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम अपने मम्मी-पापा को अच्छे से इलाज नहीं करवा पाए, अब पैसे हैं तो मम्मी-पापा नहीं। तो मैं भी हम बोले कोई बात नहीं सर होता है, मैं भी इमोशनल हो गया। और हम सोचते हैं कि यार इतना बड़ा आदमी हमसे ये सब इतनी मतलब जल्दी इतना जेन्युइन कंफर्टेबल कैसे हो गया? हाँ, मतलब वही बड़ी कमाल की बात है जो शाहरुख के बारे में बिल्कुल। लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी आपको अपना बना लेते हैं। हाँ, आप शाहरुख के साथ मिलेंगे और शाहरुख आपको इतना सम्मान देते हैं, कई बार आपको लगता है कि वो शाहरुख नहीं, आप शाहरुख हैं। ये जो भाव है, ये हाँ, मुझे लगता है बड़ा कॉमन सभी के साथ और आपके बिल्कुल। साथ भी जैसा किया। अच्छा, अब धीरे-धीरे हम उस दिशा में आते हैं, जी, जहाँ पर आपका मुख्य स्ट्रगल शुरू हुआ। हाँ, क्योंकि ये जो शुरुआती आपका मौका था, ये तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने थाली सजा जी। के आपके लिए रख दी है। लेकिन एक वक़्त जब डिग्री लेकर आप मुंबई में पहुँचे और आपको लगा कि मेरे संबंध भी अच्छे हैं, हुँ, अभिनय आपने प्रॉपर सीखा ही है, हुँ। अब मुझे बड़ी फ़िल्मों में काम मिलेगा और मैं अपनी अभिनय की क्षमता पर मैं छा जाऊँगा। और कुछ लोगों ने आपको ये कहा भी कि ये सेकंड राजपाल यादव जैसा आ गया हाँ, है। इस तरह की भी आपके ऊपर एक टैगिंग लगना भी शुरू हुई। वहाँ से जो आपका मूल स्ट्रगल मैं कहूँगा कि जी। शुरू हुआ और उसमें जो आपने अचीव किया, चाहे वो फ़िल्में हुई या बाद में टीवी हुई, वो यात्रा मुझे थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लग रही है। 2004 में पास आउट हो गए, जून में। 1-2 महीना हम अपने शहर होम टाउन चले गए, 3 वर्कशॉप किए, 15-15 दिन का। कुछ पैसे इकट्ठे हुए 20-25 हज़ार रुपए, 20-25 हज़ार रुपए और सपने लेके हुँ, मैं वो 4 सितंबर था, हुँ, 4 सितंबर का टिकट था, हुँ, हटिया टू एलटीटी। हुँ, 5 सितंबर को यहाँ पहुँचे। हुँ, वो भी बड़ा हादसा था, जिनके साथ हमको यहाँ रहना था सुनील भैया, वो हुँ, फ़ोन उठाना बंद कर दिए। हुँ, बोले कहाँ कहाँ हो हुँ, गुरु? हुँ, आए अब आने मतलब मुंबई पहुँच मतलब टिकट है 4 तारीख को, 8 हुँ, दिन पहले तक पता नहीं कि मैं कहाँ जाऊँगा। हुँ, फिर मेरे एक बैचमेट भानु उदय, हुँ, उन्होंने आते के साथ भी अच्छे-अच्छे काम किए। हुँ, तो भानु भाई रहते थे यहीं ये सिनेमा है ना बगल में, हुँ, हुँ, क्या नाम है सिटी पैलेस, हुँ, हुँ, उसके पीछे वाले गली सिटी में मॉल रहते के पीछे। हाँ, हुँ, सिटी मॉल के पीछे वाले हुँ, गली में रहते थे। हुँ, तो मैं भानु भाई को फ़ोन किया, नंबर था मेरे पास, हुँ, कि भानु भाई ऐसे-ऐसे बात हो गया है, जिनके साथ मुझे रहना था वो तो वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। लापता लग रहे हैं। हुँ, हुँ, तो 2-4 दिन आप अरे हाँ, हाँ, विजय बाबू कोई हुँ, बात नहीं। हुँ, तो मैं बैग लेके उनके यहाँ ही हुँ, 4-5 दिन रुका, फिर अपना ठिकाना ढूँढना खोजता शुरू रहा। किया। हुँ, तो एनएनपी करके फ़िल्म सिटी के पास जगह है। हुँ, 5-6 महीना हम वहाँ रहे। हुँ, वहाँ एक लड़का मिल गया जिसको रूम पार्टनर चाहिए था। हुँ, फिर स्ट्रगल शुरू हुआ। हुँ, 1 महीना हो गया। हुँ, फ़ोटो बाँट-बाँट के, हुँ, 2004 की बात है, पूरा हुँ, सितंबर गुज़र गया। हुँ, 4-5 सितंबर को तो आए ही थे। तो उसमें एक कास्टिंग डायरेक्टर थे लाल विजय सर, हुँ, लाल विजय नाथ सहदेव, हुँ, वो संजोग से झारखंड से ही थे। झारखंड। हुँ, तो टीवी में उस समय बड़ा नाम था, हुँ, यूटीवी कास्टिंग हेड थे। हुँ, तो जब हम 3rd ईयर में थे, तो वो गए थे दिल्ली हुँ, ऑडिशन लेने के लिए। हुँ, मेरा लाइफ़ का पहला ऑडिशन है, पूरा हुँ, डायलॉग याद है। हुँ, हिमाचल भवन में ऑडिशन ले रहे थे हुँ, यूटीवी का। हुँ, तो आस-पास वाले कुछ ऑडिशन वगैरह टाइप का होता है, तो एनालिटिक नोटिस बोर्ड पे भी लगा देते हैं। लगाते हैं। हुँ, तो हम पढ़े थे, भूल गए थे। फिर शाम को देखे 6 बजे, साढ़े 5-6 बज रहा था। अरे! टीवी का ऑडिशन कि जाके देखते हैं होता हुँ, क्या है। कभी हम हुँ, ऑडिशन दिए नहीं थे। हुँ, गए तो वहाँ एकदम मुस्तंडे लड़के, जिम टाइप के लोग, हुँ, हुँ, पसीना बहा रहे हैं, टेंशन में हैं। हुँ, तो हम जो था वहाँ बंदा, बोले क्या है भाई? बोला हुँ, ऑडिशन है। हुँ, कि ये स्क्रिप्ट है। हुँ, तानिया, तानिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तानिया, लेकिन पढ़ाई के लिए पापा मुझे लंदन भेज रहे हैं तानिया, ये डायलॉग था। हुँ, हम बोले रखो हो गया। हुँ, ज हुँ, क्या बात हुँ, करते हैं? हाँ, हाँ, हो हुँ, गया ना, हुँ, चलो। हुँ, और एक मंदाकिनी जी हैं हमारे सीनियर, हुँ, रोस्टर नाइबल की वाइफ है, जो बड़े हुँ, लेवल पे हुँ, थिएटर करते हैं। हुँ, हुँ, मंदाकिनी जी और ये जो सनसनी में आते हैं, चैन हुँ, से जो हुँ, लोग, हुँ, श्रीवंदर त्रिवेदी। सूर्यधन दा, हुँ, ये लोग उनको वहाँ से हेल्प कर रहे थे। हुँ, लाल विजय जी को। हुँ, हमको नहीं पता कि वो झारखंड से, उनको भी नहीं हुँ, पता कि हम झारखंड से हैं। हुँ, तो गए, हुँ, तो बोले हाँ, चालू कीजिए। हुँ, तो पहला लाइव का ऑडिशन है। हुँ, हुँ, तानिया, तानिया हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं तानिया, हुँ, लेकिन पापा, हमको पता था ये टीवी वाला एक्टिंग, इसलिए जानबूझ के मैं हुँ, साँस भर-भर के कर रहा था। हुँ, हुँ, लेकिन पापा मुझे पढ़ाई के लिए लंदन भेज रहे हैं तानिया, लेकिन मैं होली तुम्हारे साथ खेलूँगा। अचानक से कहाँ से गब्बर सिंह सवार हो गया। कब है होली? कब है? कब है होली? लोग हँसने लगे। तो लाल विजय सर बोल रहे हैं, हुँ, कहाँ से हो? हुँ, आपकी रांची झारखंड से। तो हमको हुँ, पहचानते हो? आपकी हाँ, नहीं। हाँ, तो मैं भी झारखंड से हूँ, लोहरदगा हाँ, से। तो हाँ, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया था। हुँ, हुँ, तो फिर जब हम फ़ोन करते थे तो हुँ, बोलते थे आओ, बम्बई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। हुँ, हाँ, जैसे ही हम सितंबर में आए, हुँ, यूट्यूब से यूटीवी से वो छोड़ दिए, या हुँ, बाद में पता चला हटा दिया गए हुँ, किसी कारणवश। हुँ, तो फिर फ्रीलांसिंग इधर-उधर करने, फायरवर्क करके एक जगह है वो, हुँ, वहाँ वो कास्टिंग हेड थे। हुँ, 1 महीना में हमको गुस्सा आ गया हुँ, कि लोग कहते थे बम्बई इंतज़ार कर रहे हैं, 1 हुँ, महीना हो गया हमको हुँ, काम नहीं मिला। हुँ, उन इधर ही, यही जहाँ अभी मैं बात कर रहा हूँ, हुँ, इसी इसी ज़ोन में भटकते रहते थे। हुँ, हुँ,
इन्फिनिटी अभी जो बना है वो। तो मैंने उनको फ़ोन किया सिक्का डाल के। हाँ, आप तो बोलते थे इंतज़ार कर रहे हैं बम्बई, 1 महीना हो गया हाँ, तो बगल में ही ऑफ़िस था, बोले आ जाओ यहाँ। हाँ, तो उस समय ज़ी टीवी पे एक सीरियल आता था रात होने को है, हॉरर सीरियल। हाँ, तो उन्होंने क्रिएटिव से मिलवाया, तारीफ़ हाँ, की कि ये बहुत अच्छा एक्टर है, एनएसडी का ये वो। तो उस समय एक कहानी उनका आने वाला था जिसमें चौकीदार हीरो था। हाँ, चौकीदार मर्डर करता है, बाद में पता चलता है। हाँ, तो तो थोड़ा क्रिएटिव को डाउट लग रहा था, हाँ, लेकिन सर ने कन्विंस किया कर लेगा ये। हाँ, हाँ, तो दिवाली का टाइम था, मेन एमपी में रहते थे। हाँ, पुणे बंगला है उधर मठ हाँ, तरफ, वहाँ हाँ, शूट था। हाँ, 2 दिन उधर में शूटिंग करने गया। हाँ, ये सब हुआ, उसके बाद अ, लगे रहो मुन्ना भाई में एक छोटा-सा रोल मिला। उस समय फ़ोटो बाँट के आए थे उनके हाँ, ऑफ़िस में। हाँ, फिर ऑडिशन देने गए, हाँ, इंटरेस्टिंग। हाँ, 11 बजे बुलाया गया। हाँ, 11 बजे से लेके 1 बजे तक मेरा ऑडिशन होता रहा। हाँ, हम बाथरूम में बीच में जाके बोले, संजय दत्त साहब फ़िल्म छोड़ दिए क्या? कि हमको हाँ, इतना पेल रहा हाँ, है, हाँ, लीड रोल में ले रहा है क्या? हाँ, 3 घंटा से पका रहा है। हाँ, तो हालाँकि फ़िल्म साइन की थी उस समय मुन्ना भाई, हाँ, एलएलबी नाम था। हाँ, हाँ, मुन्ना भाई मिट्स महात्मा, फिर हाँ, लास्ट में लगे रहो मुन्ना भाई। हमारे एक सीनियर हैं हाँ, स्वानंद दा, हाँ, उन्होंने वो गाने स्वानंद लिखे। किरकिरे की बात कर रहे हाँ, हैं, जी, उनकी बात कर हाँ, रहा हूँ। हाँ, तो उन्होंने गाना लिखा, फिर नाम, हाँ, इसलिए कहानी कुछ और सुनाया गया था, सीन कुछ और शूट हुए थे। हाँ, लेकिन मैं उस फ़िल्म में था 8-10 दिन का काम था। हाँ, हाँ, तो उसमें भी पहले दिन का मज़ेदार कहानी, हाँ, वडाला में शूट हुआ, हाँ, पहला शूट हो रहा था। हाँ, वो सीन था कि माइक पे अनाउंस होता है धोबी घाट में मुन्ना भाई आ रहे हैं, हाँ, उस पे आने वाले हैं रेडियो पे। हाँ, तो सारे धोबी चीयर्स कर रहे हैं। हाँ, तो संजय दत्त साहब सामने बैठ के सिगरेट पी रहे थे हाँ, कैमरा के पास। हाँ, तो हाइट का हमको फायदा मिल जाता है, हाँ, कंपोजिशन में आगे खड़ा किया हाँ, जाता है। हाँ, क्लास में भी हम सबसे पहला बेंच भी इसी टॉयलेट राइट, पे बैठते थे, पीछे बैठते तो दिखता ही नहीं हाँ, कुछ। हाँ, तो संजू सर बैठे हुए थे। हाँ, जब कट हुआ तो आज बोल रहे तू लेंस तोड़ देगा है। हाँ, हाँ, एनर्जी अच्छा लगा, आप हाँ, क्या, अरे कहाँ सर। हाँ, तो फिर उनके साथ 6-7 दिन काम किए। हाँ, क्विज वाला सीन में भी थे जिसमें हाँ। फ़ोन लगा रहे हैं। डायलॉग्स थे तो 2-4 उस फ़िल्म में जैसे संजय हाँ, दत्त के साथ भी आपने काम हाँ। किया और राजू हिरानी के साथ जी, काम किया। हिरानी सर के साथ। अब राजू हिरानी जी के बारे में कहा जाता है कि आज के दौर में, जी, युग में कुछ बहुत कमाल के फ़िल्म मेकर हैं, जिनकी कहानी कहने की जो कला जी। है ना? वो हर सीन में कुछ ख़ास करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो बहुत आपको इमोशनली दिल को छू ले या आपको अंदर से कैसी गुदगुदाहट दे दे कि आपके मतलब चेहरे से बरबस कोई मुस्कान निकल जाए। हुँ। राजू साहब के साथ कोई आपको एक्सपीरियंस लगा? कोई सीन डायरेक्ट करते टाइम पे आपको लगा यार ये डायरेक्टर कुछ ख़ास है, ऐसा कोई अनुभव? मतलब इतना कूल डायरेक्टर बहुत कम मिलते हैं, बहुत हुँ, कूल। हुँ, ऐसा लगता है कि जैसे कि उनका जो ब्रेन है एसी में है। अच्छा, हाँ, धूप में। हाँ, एक उधर कॉलेज पे भी सीन हो रहा था, उसमें हुँ, धूप में ही था। हुँ, कॉलेज का नाम भूल गई, उधर हाजी अली से आगे जाके हुँ, लेफ्ट में कॉलेज था। हुँ, और कॉलेज वाला सीन जो विद्या बालन बोलते हैं कि मैं तेरा कॉलेज आई हूँ, कहाँ हो? तो धोबी हुँ, लोग सब जाते हैं कार में भर के। हुँ, तो बहुत कूल है, हुँ। बहुत इत्मीनान हाँ, से काम। नॉर्मली डायरेक्टर के बारे में ये छवि है कि बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं हाँ, क्योंकि हाँ, बहुत सारी हाइपर हो ज़िम्मेदारियाँ जाते हैं। हाँ, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ सँभालनी होती हाँ, हैं और कई बार उनको वो आउटपुट नहीं निकल पाता जो हाँ, इमेजिनेशन में लेकिन उनके होता उनका है। स्थायी भाव है। हाँ, अच्छा, वो खुश रहना है हाँ, हाँ, और हर वक़्त हाँ, वो हाथ मुस्कुराते रहना, करेंगे है ना? और क अच्छा, हाँ, तो और वो फ्रीडम भी देते हैं। फ्रीडम वो देते हैं, हमें कलाकार अपने इतना तरीके बता से दिया तुमको जो मन में है कर हाँ, सकते मतलब हो। एक कलाकार पे भरोसा उनको है कि हुँ, ये कलाकार अगर समझ लिया तो ये निकाल लेगा। अच्छा इसके साथ-साथ एक छोटा सही लेकिन आपने जब वी मेट में भी एक रोल हाँ, किया। जब भी मिली। उसका कोई ऐसा अनुभव आपको लगा हो, चाहे किसी जी, अभिनेत्री के साथ, करीना के साथ या किसी हाँ, के साथ आपका या सेट पे जो आपने माहौल देखा, जी। आपने आपको लगा कि नहीं तो यार इम्तियाज़ सर उसके डायरेक्टर थे, जी, कहीं जी, से उनका मोबाइल नंबर हमको मिल गया। जी, तो मैंने उनको 2-3 बार फ़ोन किया, तीसरे बार में बोले कि अरे आ जाओ यहाँ वीआईपी प्लाजा, इधर ही एक बिल्डिंग था, हुँ, अष्टविनायक प्रोडक्शन हाउस था। हुँ, बोले विजय देखो ईमानदारी से बोलेंगे, मैक्सिमम कास्टिंग लॉक हो चुके हैं, लेकिन एक है डायलॉग्स होंगे भी, नहीं भी होंगे। हुँ, 2-3 टपोरी टाइप के लड़के हमको चाहिए। हुँ, हम कि कर लेंगे सर। हुँ, हुँ, तो फिर मैं गया शूटिंग में वहाँ था, लोखंड वाला लोनावाला में था। वो जी, ट्रेन वाला जो जी, जी, जी। जहाँ छूट जाती है। प्लेटफ़ॉर्म वाला जो सीन है। प्लेटफ़ॉर्म पे जी, करीना छूट हाँ, जाती हैं। तो उस सीन में तो सेट पे वो बोलते हैं, "कहाँ गया झारखंडी एक्टर?" हुँ, हुँ, झारखंडी एक्टर इम्तियाज़ सर बोलते थे। हुँ, हाँ, तो इंटरेस्टिंग बात ये रही हुँ, कि शाहिद भाई थे। उस समय शाहिद भाई को मैंने बोला कि मैं फर्स्ट ईयर में था, उस समय आप स्कूल गए थे। तो हुँ, काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगे। हुँ, करीना मैम भी सोचती थी कि कौन है हुँ, ये शाहिद इतना भाव दे रहा है। तो हुँ, अच्छा प्राउड फील होता था अच्छा कि अच्छा शाहिद भाई लगता है। हुँ, हीरो लीड एक्टर। हाँ, वो आपसे लगातार बात कर हाँ, रहा है और एक क्योंकि हुँ, वो रात का नाइट शिफ्ट था। हुँ, बगल-बगल में ही प्लेटफ़ॉर्म पे बैठे हुए हैं। हुँ। तो ये बड़ा अच्छा आपका अनुभव रहा और फिर हम उस मुख्य फ़िल्म तक आते हैं जिसमें आपको एक जी, बड़ा किरदार मिला जी। और वो राम गोपाल वर्मा वर्मा प्रोडक्शन की सर। फ़िल्म थी जो है, हाँ, जिसमें चक्रवर्ती साहब ने जिसको डायरेक्ट जी। वो कहानी एक तो कैसे वो आपको वो रोल मिला और उसमें जब आपने अनुभव किया, हुँ, जो आपने
तो वो क्या आपका था कि आपको लगा कि नहीं मैं आई एम अराइव्ड, आपको लगा कि नहीं अब तो मेरी लाइफ में चीजें बेहतर शुरू हो गई हैं और अब मैं शायद उस ऊंचाई तक धीरे धीरे पहुंचूंगा, वो दृश्य क्या था? 2005 में 3 फ़िल्में किए थे, उसमें ये था दरवाज़ा बंद रखो। जी, मैं उसी की ये बात कर रहा हूँ। थ्रिलर कॉमेडी था। जी। इसमें मनीषा कोइराला थी, चंकी पांडे, आफ्ताब हाँ। शिवदसानी, हाँ। गुलशन ग्रोवर सर भी थे, हाँ। दिव्या दत्ता थी हाँ। और मेरी माँ स्मिता जयकर बनी थी। तो एक फैमिली है जो अपने घर में ही किडनैप होस्ट हो जाता है। 4 किडनैपर हैं और कोई रिक्शा वाला है, कोई चाय वाला है, चारों को करोड़पति बनना है। तो एक करोड़पति की बेटी को बोरे में डाल के लाते हैं मेरे घर में। तो जो भी दरवाजे पे आते हैं उनको अंदर ले लिया जाता है। फिल्म क्लाइमेक्स होते-होते अंदर 20-22 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये फिल्म थी रामू सर की। ये फिल्म हमको बताया नहीं था कि निखिल भाई ने हमको यहाँ मिलवाया था, ये निवास सर। तो ये निवास सर पहले रामू सर कैंप में ही थे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो उन्होंने क्या शूल और बहुत सारी फिल्में शूल फिल्में और कमाल की। तो वो कहानी बताने लगे कि हम तो चाय बेचते थे पहले हैदराबाद रामू जी फिल्म सिटी में। फिर इनके टीम में आए, रामू सर की टीम में। तो चक्री सर जिन्होंने सत्या में सत्या का रोल किया था, जीडी चक्रवर्ती सर। हाँ, तो उनसे फेस टू फेस मिला दिया। इधर ही ऑफिस था बगल में। तो चक्री सर ऐसे बोला, अरे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तुम समझ नहीं रहे हो। हम उनको कॉन्फिडेंस बचपन से था, वो आपके अंदर एकदम भरपूर। हम उनको बोले सुनिए, हमसे अच्छा कोई करना हाँ, हमको नहीं कास्ट कीजिएगा तो मिसकास्ट हो जाएगा, तो होप हो नहीं पाएगा कैरेक्टर। हाँ, ऐसे देखिए बोले ऐसा क्या, हम क्या, हाँ ऐसा ही, चलो डन। वहां से दरवाजे से निकले, मिला काम। उसके बाद जब शूट पूरे फिल्म में शुरू से आखिर तक, क्योंकि बड़ा रोल था, बड़ा महत्वपूर्ण रोल किया। हाँ, तो लग रहा होर्डिंग्स भी लगे थे। और इनफैक्ट चंदन सिनेमा हॉल में लगा था, 2006 में रिलीज हुई थी। लेकिन गलती क्या हुई कि वो क्रिस और वो एक ही दिन रिलीज हुआ। रामू सर को लोगों ने बोला भी कि सर बड़ी, हाँ, लेकिन रामू सर का उस समय अपना ईगो और एक अपना, हाँ, कि मेरी फिल्म कम है क्या। अब कहाँ क्रिस और कहाँ हम लोग की फिल्म थी, तो फिल्म उतना चली नहीं। तो चंदन सिनेमा हॉल में लगा था। हम लोग कम से कम, हम इश्तियाक भाई, पंकज भाई और अपने एनर्जी के, वहां से महाड़ा से रिक्शा करके चंदन सिनेमा हॉल आए थे फिल्म देखने। होर्डिंग्स में भी थे ना, तो अच्छा लग रहा था, कास्टिंग में नाम आ रहा है, पोस्टर वगैरह लगे। तो वो एक ऐसा समय था जब आपको लगा हुआ कि मैं अब आ चुका हूँ, अब खेला हो चुका है, मैं आ चुका हूँ, अब मुंबई शहर मुझे जानने लगा है और अब मैं इससे ऊपर जाऊंगा। फिर कुछ ऐसा वक्त आया कि जब लगा कि नहीं नहीं, ये एक सिर्फ छोटा सा एक पड़ाव था और आगे वो नहीं हो पा रहा जो मेरी कल्पनाओं में था। वो जो सेटबैक आता है किसी भी अभिनेता, सारे अभिनेताओं के जीवन में एक ऐसा टाइम आता है जब मुश्किल टाइम होता है। उस मुश्किल टाइम में अभिनेता विजय सिंह ने, जो बेहद प्रतिभावान एक्टर है, जिसके बारे में एनएसडी में पढ़ने के दौरान यहाँ के कई अभिनेताओं ने कहा था कि ये जब मुंबई आएगा तो बड़ा शाना एक्टर है, वो जब चीजें मुश्किल आपकी आई, क्या क्या किया आपने? बीच में बहुत ही बुरा दौर हो, 2007-8 तक तो ठीक था। उसके बाद 1-2 महीना 3 महीने तक कॉल नहीं आता था, मतलब शूटिंग का, तो हम रांची चले जाते। जिम्मेदारी थी नहीं उस समय, एक छोटा सा बैग में पूरा जीवन पैक हो जाता था। चले जाते थे, कुछ उधर नाटक कर लिए, कुछ कहीं चले गए, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो गए थे, कुछ ज्यादा, हाँ, रसपान होने लगा था। हाँ जी। तो फिर कुछ सालों के लिए हम मुंबई ही छोड़ दिए थे, बीच में आते थे चले जाते थे। फिर मलकारी सर के साथ थिएटर वगैरह करने लगे, वर्कशॉप वगैरह। फिर 2010 में शादी भी हो गई। 2010 से 15 तक वाइफ तो वही गांव में, मैं भी था। फिर फाइनली 2015 में कम बैक किए, इसका हम सेकेंड इनिंग नाम रखे। 2015 में आए तो पुराने लोगों के साथ, तो इसके पहले मैं लापतागंज करके एक सीरियल भी करता था, एपिसोडिक करता था, नया नया कैरेक्टर, वो उनकी कहानियों पे था ना, शरद जोशी की। हाँ, शरद जोशी कहानियों पे, तो अलग अलग कहानियां होती थी, मैं अलग अलग कैरेक्टर करता था। महीने का 7-8 दिन घर खर्चा निकल जाता था। तो मैं अश्विनी सर के साथ फिर जुड़ गया। फिर क्या हुआ कि उसमें रोहितास गौड़ करके थे लापतागंज में, हमारे सीनियर भी हैं एनर्जी के, 89 बैच, हमसे तो 15 साल सीनियर हैं। मैं उनको कॉल किया कि दादा कहाँ हो, तो उस समय उनका भाभी जी जस्ट शुरू ही हुआ था मार्च में, और हम जनवरी में आए थे। तो 1-2 बार फोन करने के बाद तीसरी बार बोल रहे, अरे सेट भी आ जाओ। नाई गांव में उसका सेट था, हमको पता नहीं, मीरा रोड से आगे कभी हम गए ही नहीं थे उधर। तो एक बंदे के बाइक में मैंने पेट्रोल भरवाया, उसको बोला चलो यार नाई गांव चलना है। हम लोग मीरा रोड तक तो गए, लेकिन वहां गन्ने जूस पी रहे, गन्ने जूस वाले पूछे नाई गांव, बोला अभी बहुत आगे है। जाते जाते फिर स्टूडियो गए 6 बजे के आसपास शाम को। तो उसके जो सृजन करता है शशांक वाली सर, अद्भुत, मतलब अभी आप हिरानी सर की बात कर रहे थे, बहुत
मिलते हैं, अच्छा, वो भी गुण वैसे बहुत ही, मिलते हैं, हाँ, वो भी बहुत कूल कूल है। हैं, बहुत शांत स्वभाव के हाँ, हैं। और इतने बड़े कॉमेडी शो के डायरेक्टर हैं, लेकिन लगेंगे किसी कंपनी के सीईओ हैं, काफ़ी हुँ, पढ़े लिखे भी हैं, हुँ, हुँ, काफ़ी हुँ, इंटेलेक्चुअल आदमी। हुँ, तो वो ऐसे ही लेटे हुए हैं। हुँ, रोहितास दास ने रूम में गए, उनके रूम में हुँ, बोले कि ये विजय है 2004 बैच का, बहुत बड़ा। उन्होंने वो आपको फिर ख़ास आपकी तारीफ़ में हाँ, अलग तरह तारीफ़ की में जो तारीफ़ कसीदे हो पढ़े जी, और हाँ, महान एक्टर। तो हाँ, उन्होंने ऐसे देखा, मैंने हुँ, बोला हाँ, मैं धरती का महान एक्टर हूँ। हुँ, तो उन्होंने अपना एसोसिएट अक्षय पाटिल, जो उसमें पर्ची निकालते हैं ना, वो हुँ, अक्षय हुँ, पाटिल है, वो हुँ, हुँ, डायरेक्टर भी है। हुँ, तो बोला अक्षय नंबर ले लो महान हुँ, एक्टर का। हुँ, फिर मैं भी भूल गया, हुँ, क्योंकि बहुत लोग से आप मिलते रहते हैं ना, हाँ, 10 15 20 दिन हो गया। हुँ, तो एक दिन मैं दुर्गा माँ के मंदिर में उधर रहता हूँ, तो आरती के टाइम वहाँ थे, तो उधर से कॉल आया प्रोडक्शन वाले के, हुँ, बोले 1 2 दिन खाली है कल से? हम कि हाँ, हुँ, हुँ, तो आ जाइए इतने बजे। हुँ, मैं गया, हुँ, ये मार्च में शुरू हुआ था 2015 में, हुँ, और मई या जून में मेरी एंट्री हुई। हुँ, पहले दिन गए तो 3 पेज हुँ, का सीन, हुँ, संस्कारी मास्टर का। हुँ, अपोजिट और वो अपना वो विभूति भैया जो बनते हुँ, हैं, हुँ, आसिफ सर, हुँ, आसिफ शेख सर, हुँ, उनके साथ था। एक टेक में हो गया। हुँ, कुछ देर तक तो 3 पेज का सीन एक टेक में अगर आप बड़ी बात, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो कुछ लोग बोलते भी कहाँ हुँ, थे अब तक? हम कि हुँ, यहीं थे, हुँ, थोड़ा भटक गए थे। हुँ, फिर धीरे-धीरे करके ये रोल बढ़ता गया, हुँ, और शुरू में ये टैग जो तकिया कलाम है, तुम्हारे अंदर संस्कार हाँ, नाम का चीज़ है कि नहीं, हुँ, ये नहीं था। हुँ। बाद में इसको ऐड ऐड किया किया गया। गया। हाँ, तो ये लाइन मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ी लाइन बन चुकी है और मुझे लग रहा है कि जी, आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी के साथ ये चिपक गई है। जी। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं संस्कारी मास्टर और ये लाइन आपसे बार-बार लोग अपील भी करते हैं कि आप ये सुनाइए। तो ये लाइन अनायास मतलब आपको आई और आपको लगा कि इस लाइन में मैं कुछ ख़ास तरीके से इसको बोलता हूँ, जिससे इस लाइन को मैं एक अलग तरीके से पॉपुलर करूँगा या ये हो गई मतलब कई बार हम कुछ चीज़ बोल देते हैं और वो अपने आप में हो जाता है और बाद में लगता है कि यार ये इतनी बड़ी चीज़ हो गई। कैसे नहीं, ये? अच्छा, मैं जैसे कि मेथड एक्टर हूँ। जी। जैसे मूंछ निकलता है, मैं हुँ, विजय बाबू हो जाता हूँ, मूंछ चिपकने के बाद मैं मस्त संस्कारी मास्टर जी, हो जाता हूँ, जी, वैसे गुण आ जाते हैं जी। कि कोई सुंदर लड़की भी सामने आ जाती है, हुँ, तो मैं आँख फेर लेता हूँ, क्योंकि मैं संस्कारी मास्टर हूँ। राइट, राइट। तो जब पहली बार ये रोल मैं कर रहा था, हाँ, तो मुझे लगा कि मेरा तो कहीं से संस्कारों का दूर-दूर रिलेशन नहीं है। हुँ, फिर अपने हम 2 भाई हैं। हुँ, मेरे भाई अजय सिंह जो है बिल्कुल हमारे मेरे अपोजिट हैं। हुँ, हुँ, शिक्षक भी हैं, हुँ, आजकल स्कूल भी चलाते हैं। हुँ, तो मैं उनके साथ तो बीच में किताब दुकान दिए थे, आज भी है। हुँ, तो मैं उनके साथ वो एक ही साइकिल पे आगे मैं बैठा हूँ, चला रहे हैं, तो साइकिल चलते-चलते अब अला ला 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 कुछ बोले, वैसे करते हैं। हुँ, मतलब हाँ, सबटेक्स्ट और संस्कार नाम का हाँ, चीज़ है हाँ, कि हाँ। अच्छा वहाँ से आपको मिला ये हाँ, तो हमको लगा अरे यार ये तो मेरा भाई वाला कैरेक्टर है। हुँ, तो पहला दिन मैं भाई का किया। फिर हुँ, क्या है कि हम अपने गाँव में एक मास्टर को देखे थे, हुँ, हमेशा सफारी सूट में रहते थे। वो हुँ, हमको पढ़ाए नहीं, हुँ, लेकिन मैं उनको ऑब्ज़र्व किया था। हुँ, घड़ी पहने, चश्मा पहने और हाथ हुँ, में छोटा-सा बैग लिए। हुँ, उनके अंदर जो भाव था कि हुँ, हम ज्ञानी हैं, बाकी तो बाकी सब सब बकलोल बेवकूफ़ हैं। हुँ, हुँ। और अगर उनको कोई टाइम भी पूछ दे ना, तो हुँ, ऐसे देखते थे। आप पूछिए हुँ। टाइम? हाँ, समय क्या हो रहा है भैया बाबू? घड़ी हम अपने लिए पहने, तुम्हारे लिए। तो तो ये चरित्र था उनका। हाँ, हाँ। तो उनकी आत्मा आती है। हुँ, और जब मैं वॉक करता हूँ, तो हाई स्कूल केरेडारी में थे, तो वहाँ एक रिपू सर थे, हुँ, सिविल साइंस पढ़ाते थे। हुँ, हमेशा ऐसे ही वस्त्रों में घूमते थे, हरा ऊपर अच्छा। नीचे हरा। उनको बाद में पता चला बीपी का बीमारी था। अच्छा, हाँ, जैसे अच्छा। क्लास में खाली हैं, हँस रहे हैं, तो पीछे से आके साट 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 हुँ, साट संटी लगाते थे, अच्छा। जब तक संटी टूट न जाए। हाँ, वैसे ही जब मिडिल स्कूल में थे, प्राइमरी स्कूल में दूसरी, हुँ, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं क्लास पेट्टो स्कूल गाँव के बगल में, तो हाँ, वहाँ भी एक सर थे, हुँ, जिनको हम लोग लिटरली पगला मास्टर ही बोलते थे। उनका नाम हुँ, अब तो गुज़र गए बेचारे, हुँ, अच्छे इंसान थे। हुँ, उनको भी बीपी का प्रॉब्लम था, हुँ, कभी भी संटी बरसाना शुरू। हुँ, लेकिन ये वाक रिपू सर वाला है, वैसे हुँ, करके ऐसे चलते हुँ। थे, और लुक जो है वो जो अपना तो केरेला 3-4 जो किरदार आपके हाँ, सच के जीवन में रहे हैं, उनको जी, आपको लगा कि इसमें से ये किरदार, इसमें हाँ, से ये हिस्सा मैं ले सकता हूँ जी, और उससे मिलकर जो मास्टर का चरित्र बना हाँ, और वहाँ से कहीं आपके भाई के द्वारा बोली गई लाइन है, जी, उस लाइन को आपने फिर शुरू किया। तो अब आपको लग रहा है कि जी, जो मैं चाहता था, मैं उसके धीरे-धीरे करीब हो रहा हूँ। यार बहुत सारी क्योंकि एक अभिनय एक ऐसी क्षेत्र है कि मुझे लगता है कि कितने किरदार हमारे दिमाग में होते हैं और आप जैसा व्यक्ति जिसने इतनी किताबें पढ़ी, जी, इतने किरदार पढ़े, दुनिया भर के नाटक किए, तो कई बार लगता है हमको कि यार एक ऐसा किरदार मुझे लाइफ में मिले जो मैं अपने अभिनय क्षमता का सबसे ज़्यादा उपयोग उसमें कर सकता हूँ। जी। तो कहीं हमारे अंदर वो प्यास एक अभिनय की रह जाती है। वो कभी हाँ, खत्म ही नहीं कभी होती, खत्म नहीं कभी होती। खत्म नहीं होती। एलएलडी में जब लास्ट प्ले था हम लोग का, उस प्ले का नाम था, अभी जो वेब सीरीज़ में राजेश तेलंगदा हमारे सीनियर हैं, जी।
वो राइटिंग भी कर रहे थे उस हम्म, प्ले में। उस समय कुछ काम ज़्यादा चल नहीं रहा था, तो और फैमिली फरीदाबाद के हैं। जी। तो अनुराधा कपूर एक बहुत ही टैलेंटेड लेडी हैं, हम्म, एलएलडी की प्रोफेसर है, वो कर रही थी। हम्म, विजय तेंदुलकर के 2 नाटकों को मिला के, ओके। गिद्ध और बेबी को मिक्स करके हम्म, एक नया नाम दे दिया, पता शहर मुंबई, हम्म, उस नाटक का नाम, गिद्ध हम्म, और बेबी को मिला के। हम्म, उसको इतने अच्छे से ब्लेंड किया था कि हम्म, बहुत ही अच्छा नाटक था। हम्म, मेरा लास्ट प्ले था हम लोग के बैच का। हम्म, तो उसमें मैं शिवप्पा का रोल किया था। हम्म, शिवप्पा का डिस्क्रिप्शन ऐसा है कैरेक्टर में, जस्ट लाइक मोगैम्बो टाइप का, हम्म, कि टकला है, दिखता है खतरनाक, कान में बाल हैं, हम्म, और उसका कैरेक्टर है कि वो बेबी को मतलब क्या रखेल बना के रखा है। बेबी हम्म, जूनियर आर्टिस्ट है, हम्म, और वो गली का दादा टाइप का है शिवप्पा। हम्म, रात में आता है, पी पा के उसके साथ सेक्स करता है और तमाम तरह की हम्म, चीजें करता है। वो हम्म, उस तरह का कैरेक्टर था। हम्म, हम्म, तो जब अनु मैम ने हमको दिया, हम्म, तो इसके पहले नादिरा मैम ने हमको बादशाह का रोल दिया था। पारसी प्ले था, यहूदी की लड़की। हम्म, तो 2 दिन तक हम हंसते रहे, बादशाह हम कहाँ से लगेंगे, बादशाह बचपन से देखिए लंबे हम्म, चौड़े होते हैं ये। हम्म, लेकिन मैंने उसको किया जब, तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। हम्म, इवन नादिरा मैम ने कहा कि हम्म। मैं इस प्ले को 20 साल से कर रहा हूँ, ऐसा बादशाह आपको नहीं दिखा। तो ये बहुत अच्छी बात आपने की। हमारे हाँ, दिमाग में एक परसेप्शन किसी हाँ। किरदार को लेकर बना होता है। एक अच्छा अभिनेता उस परसेप्शन को अपनी क्षमता से तोड़ सकता है। हुँ, मैं इसका एग्जांपल एक दूंगा। मुझे लगता है कि मकबूल में पंकज कपूर साहब ने जो किरदार निभाया हाँ, अब्बा जी का, हाँ, वो नॉर्मली हमारे दिमाग में होता है कि एक बड़ा क्रिमिनल या एक इस तरह हाँ, का व्यक्ति होगा, बड़ा लंबा चौड़ा होगा, बड़ी उसकी जो फिजिकल पर्सनैलिटी बहुत बड़ी होगी। लेकिन उसको तोड़ते हुए एक सामान्य कदकाठी का व्यक्ति भी इतने प्रभावी तरीके से किसी हुँ, चरित्र को निभा सकता है, और वो आपने भी बिल्कुल किया। अच्छा, अब जैसे चूंकि आप एक बड़े ट्रेंड अभिनेता हैं, हम इसको थोड़ा सा और आगे हुँ, करें, या मैं कहूँ एक अभिनेता जब बाकी अभिनेताओं को देखता है और उसको लगता है कि ये अभिनेता मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अभिनय की सारे गुण और सारे रस का ये सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शन करता है। मैं 5 अभिनेताओं का नाम लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि विजय बाबू जो एक ट्रेंड अभिनेता हैं, हुँ, इनको अगर नंबर देना हो और एक क्रम बनाना हो आपके अभिनय के हिसाब से, तो आप इन पांचों को किस क्रम में रखना चाहेंगे? दिलीप साहब, हुँ, अमिताभ बच्चन, हुँ। मनोज बाजपेयी, शाहरुख खान, और पांचवा जिस व्यक्ति को लगता है कि आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, वो उसी क्रम में मुझे लगता है कि आपको, आप बताइए। मैं बहुत शानदार। देखिए, मैं इसी आत्मविश्वास की बात कर रहा था, और मैंने जानबूझ के वो चौथी जगह, पांचवी जगह इसीलिए छोड़ी थी कि मुझे पता था कि विजय बाबू सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में अपना नाम जरूर रखेंगे। अब आपके अलावा जो बाकी 4 अभिनेता हैं, उसी क्रम में आपके हिसाब से पहले नंबर पे जो देखिए, अभिनेता है। मेरे हिसाब से जी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो मामला है, वो हम्म, बड़ा थोड़ा अलग है। हम्म, मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वही हो सकता है जो उतने अच्छे ढंग से कॉमिक टाइमिंग कॉमेडी कर सके, हम्म, उतने ही एंग्री मैन भी कर सके, हम्म, उतने ही अच्छे तरीके से कैरेक्टर को आत्मसात कर सके। जैसे हम्म, देवदास में जो दिलीप साहब ने किया है, शायद ही कोई वो ऊंचाई छू पाएगा। बिल्कुल। कि कौन कम वक्त, बोलना अलग बात है, जीना अलग जीना बात है। लगा। उसके बाद कहा जाता था कि इतना डिप्रेशन हो गया था उनको हाँ, कि उनको 1 महीने तक लंदन में जाके इलाज कराना पड़ा था। इस कैरेक्टर को इम्बाइब कर लिया था उन्होंने, इतना अंदर उनके घुस गया था। मैं जब और कोई जी, कैरेक्टर वो करता हूँ, जज करता हूँ, तो दिलीप साहब ही हमारे सामने वो हमारे मेथड एक्टर वो एक, उदाहरण हाँ, होते हैं। हाँ, वो एक स्कूल ऑफ एक्टिंग है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी लेकिन मैं तब हिल जाता हूँ कि उस अभिनेता, जैसे एक फ़िल्म है नौकर, मैं संजीव कुमार साहब का भी बड़ा फ़ैन हूँ। कमाल का काम, बिल्कुल। कि उनका जो मतलब डायलॉग्स बोलते-बोलते कहाँ वो पलटी मारेंगे, वो लाजवाब है। लेकिन एक फ़िल्म है नौकर, उसमें महमूद साहब हैं। बहुत कमाल की फिल्म। आप इशारा समझ रहे बिल्कुल हैं? समझ गया, बिल्कुल कि समझ मेरे गया। हिसाब से वही अभिनेता महान हो सकता है, जी। जो हर रस में माहिर हो। तो अमिताभ की जैसे हम बात कर रहे हैं, अमिताभ सर। बहुत सारे ऐसे हुँ, किरदार हैं, अब अलग-अलग तरह के, जैसे आपने बिल्कुल। कॉमेडी की बात किया, एक्शन हाँ, की बात किया, रोमांस उसके अंदर है और अलग-अलग। तो उसमें आपको लगता है कि आज जो हमारे पास लोग हैं, कहीं न कहीं वो एक अभिनय का एक बड़ा स्कूल, अमिताभ बच्चन जैसे पुराने अभिनेताओं के लिए दिलीप साहब एक बड़ा स्कूल हुआ हाँ, करते थे, आजकल के बहुत सारे अभिनेताओं के लिए अमिताभ बच्चन स्कूल ऑफ एक्टिंग, एक बिल्कुल। प्रभावी एक्टिंग हो सकती है। मतलब अभी तो बच्चन साहब के बारे में ऐसा हो गया कि उनके बारे में कुछ कहना मतलब सूरज को दीपक दीपक दिखाने दिखाने जैसा है। के बराबर। क्या कुछ रह गया है, क्या हाँ। कुछ बाकी है जो बच्चन साहब के बारे में आदमी लेकिन कहे? एक चीज मुझे लगता है जो बच्चन साहब की सबसे बड़ी खासियत है, इतने किरदार निभाने हाँ, के बावजूद भी उस आदमी के अंदर किरदार निभाने की जो भूख है, वो गई नहीं है। 83 साल की उम्र हुँ, में वो व्यक्ति एग्जैक्टली ऑन टाइम सेट पे पहुंचकर एक नए किरदार को, एक नया चेहरा, एक नई आवाज देने के लिए तैयार रहता है। मुझे लगता है सारे हुँ। अभिनेताओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन सकती है।